नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। इस लेक्चर में हम ऐसे 600, ऐसे 610 और ऐसे 620 इनका डिटेल में रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ऐसे 600। इसका नाम क्या देखो, ऐसे 600 का यूजिंग दी वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, यूजिंग दी वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। तो अब हमें सबसे पहले तो ये समझे इसका मतलब क्या है कि यूजिंग दी वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, इसका मतलब क्या है। तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है। मान लो एक एंटिटी है क्या, टाटा लिमिटेड। एक एंटिटी है टाटा लिमिटेड। अब इस एंटिटी की टाटा लिमिटेड की एक सब्सिडरी है तनिष्क लिमिटेड, इसकी एक और सब्सिडरी है टाइटन लिमिटेड, और इस टाटा लिमिटेड की क्या है, एक ब्रांच भी है। ये ब्रांच कहाँ पे है इसकी, ये ब्रांच है इसकी यूके में। तो इस टाटा लिमिटेड की दो तो सब्सिडरी है, एक तनिष्क लिमिटेड, एक टाइटन लिमिटेड, और इसकी एक ब्रांच है कहाँ पे, यूके में। तो बताओ ये टाटा लिमिटेड क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। होल्डिंग कंपनी या फिर पेरेंट कंपनी, क्यों, क्योंकि इसकी कुछ सब्सिडरीज हैं, एसोसिएट्स हैं, ब्रांच वगैरह हैं, इस कारण से क्या कहलाएगी, होल्डिंग कंपनी। अब एक मान लो आप कि टाटा लिमिटेड की ऑडिट कौन कर रहा है, कौन सी सी फर्म कर रही है, आरएसए एसोसिएट्स क्या कर रही है, टाटा लिमिटेड की क्या कर रही है, ऑडिट कर रही है। तो इस आरएसए एसोसिएट्स को क्या बोला जाएगा, इस आरएसए एसोसिएट्स को प्रिंसिपल ऑडिटर बोला जाएगा। मतलब वो सी फर्म जो क्या करती है, जो किसी होल्डिंग कंपनी की ऑडिट करती है, पेरेंट कंपनी की ऑडिट करती है, उसी क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑडिटर बोला जाता है। अब देखो हमारी एग्जाम्पल मान लो, जो तनिष्क लिमिटेड है, टाइटन लिमिटेड है या ब्रांच है, इनकी ऑडिट आरएसए एसोसिएट्स नहीं कर रही। इनकी ऑडिट कौन कर रहा है, जो सब्सिडरी है तनिष्क और टाइटन, इनकी ऑडिट तो कर रही है कौन, एबीसी एसोसिएट्स। और जो ब्रांच है कहाँ पे, यूके में, इसकी ऑडिट कौन कर रहा है, एक सीपीए है सैम, वो कर रहा है इसकी ऑडिट। तो ये जो एबीसी एसोसिएट्स है और ये जो सीपीए सैम है, ये क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, अदर ऑडिटर, ये क्या कहलाएंगे, अनदर ऑडिटर। तो हमारे इस प्रिंसिपल ऑडिटर के लिए ये जो एबीसी एसोसिएट्स है और सीपीएसए में, ये क्या कहलाएंगे, अनदर ऑडिटर। और इस प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या करना होगा, इस प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या करना होगा, इस अनदर ऑडिटर के काम को यूज करना होगा। इस प्रिंसिपल ऑडिटर को इन अनदर ऑडिटर के काम को यूज करना होगा। अब आप बोलोगे सर काम को यूज क्यों करना है, तो देखो प्रिंसिपल ऑडिटर किसकी ऑडिट कर रहा है, ये प्रिंसिपल ऑडिटर यानी आरएसए एसोसिएट्स किसकी ऑडिट कर रही हैं, टाटा लिमिटेड की एक होल्डिंग कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं। यानी इस टाटा लिमिटेड का जो सीएफएस बनेगा उसमें तनिष्क की भी इंफॉर्मेशन आएगी, उसमें टाइटन की भी इंफॉर्मेशन आएगी, उसमें ब्रांच की भी इंफॉर्मेशन आएगी। इस कारण से प्रिंसिपल ऑडिटर को अनदर ऑडिटर के काम को यूज करना पड़ता है, इस कारण से यूज करना पड़ता है। तो ये हमारा बेसिक क्लियर हुआ कि क्यों यूज करना होता है ऑडिटर को। अब बढ़ो आगे। अब फालतू से सिंपल पॉइंट दे रखे हैं कि दिस ऐसे डज नॉट डील विद जॉइंट ऑडिट। किस ऐसे को जॉइंट ऑडिट वाले ऐसे है, उसे कोई लेना देना नहीं है। इस ऐसे का जॉइंट ऑडिट वाला जो अपना स्टैंडर्ड है, उसे कोई लेना देना नहीं है। बताओ कौन सा था जॉइंट ऑडिट वाला, ऐसे 299। ये बात मैंने आपको उधर भी बताई थी। नेक्स्ट आ जाओ कि ये ऐसे कब अप्लाई होगा, दिस ऐसे अप्लाई वेयर प्रिंसिपल ऑडिटर यूजेस द वर्क ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर। अभी भी बात बताई कि ऐसे कब लगेगा, जब प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करता है, अनदर ऑडिटर का काम यूज करता है। और यहाँ पे अनदर ऑडिटर का मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑडिटर। अब इधर कंपोनेंट का मतलब है क्या है, कंपोनेंट का मतलब है ब्रांच के ऑडिटर का काम यूज करना, सब्सिडरी के ऑडिटर का काम यूज करना, एसोसिएटेड एंटरप्राइज के ऑडिटर का काम को यूज करना, जॉइंट वेंचर्स होती हैं उनके ऑडिटर के काम को यूज करना। तो ये होते हैं कंपोनेंट ऑडिटर। तो हमने कंपोनेंट्स भी देख लिया कि कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट। सबसे पहला टॉपिक देखो, ये तो अभी तक हम बेसिक देख रहे थे इसके ऐसे 600 के। पहला टॉपिक कि फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल एक्सेप्टिंग द पोजीशन एज प्रिंसिपल ऑडिटर। तो इसका मतलब क्या है कि यदि किसी सीए फर्म को प्रिंसिपल ऑडिटर के रूप में अपॉइंट किया जा रहा है, यदि किसी सीए फर्म को प्रिंसिपल ऑडिटर के रूप में अपॉइंट करा जा रहा है, तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है। एकदम सिंपल पॉइंट लिखा है। पहला पॉइंट है मैटेरियलिटी ऑफ पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उस प्रिंसिपल ऑडिटर को सबसे पहले तो ये देखना होगा, कि जिसकी मैं ऑडिट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे आरएसए किसकी ऑडिट करिए, टाटा लिमिटेड की। तो इसे देखना है कि इस पूरे ग्रुप में टाटा लिमिटेड का पोर्शन कितने थे, एक तो ये देखना है। और ये देख लेना है, उसके साथ साथ ये भी देख लेना है कि हो सकता है कि मान लो जिस होल्डिंग कंपनी की ऑडिट कर रहा हो, प्रिंसिपल ऑडिटर जिस होल्डिंग कंपनी की ऑडिट कर रहा हो, मान लो हो सकता है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हो। तो इसे ये भी देखना होगा कि इनमें से कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं मुझको लेना देना है, ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको मैं इग्नोर कर दूं। तो इसे ये भी देखना होगा उनकी मैटेरियलिटी कैलकुलेट करके कि ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको मैं इग्नोर कर दूं। तो ये सबसे पहले तो ये देखेगा। उसके बाद इसे क्या करना होगा, उसके बाद प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या करना होगा, नॉलेज रिगार्डिंग कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग नॉलेज भी लेनी पड़ेगी। आप बोलोगे सर कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग नॉलेज क्यों लेनी है, ताकि वो क्या कर सके, देखो ताकि वो क्या कर सके, आरएमएम निकाल सके, कंपोनेंट्स का क्या कर सके, आरएमएम निकाल सके। अब यहाँ पे डाउट आ रहा होगा, सर वो जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो कंपोनेंट्स का आरएमएम क्यों निकाल रहा है। देखो जो प्रिंसिपल ऑडिटर है ये तो किसका ऑडिटर है, टाटा लिमिटेड का। तो ये तनिष्क लिमिटेड, टाइटन लिमिटेड या ब्रांच का आरएमएम क्यों निकाल रहा है। अब देखो क्यों निकालेगा, अगर मान लो
कंपोनेंट्स का रिस्क कम आई, कंपोनेंट्स की रिस्क कम आई, तो इस स्टैंडर्ड के अंदर अपने ऐसे 600 के अंदर जो भी प्रोसीजर्स बता रखी हैं वो क्या करेगा, ऑडिटर कम लगाएगा। लेकिन अगर मान लो आरओएमएम की आई ज़्यादा आई, तो इस स्टैंडर्ड के अंदर जो प्रोसीजर्स बता रखी हैं वो ऑडिटर क्या करेगा, ज़्यादा लगाएगा। इस कारण से ऑडिटर क्या करेगा, आरओएमएम लगाएगा। अब देखो लास्ट जो पॉइंट लिखा हुआ तो एकदम ईजी पॉइंट लिखा है, क्या, परफॉर्मेंस ऑफ एडिशनल प्रोसीजर रिगार्डिंग कंपोनेंट्स। तो प्रिंसिपल ऑडिटर ये भी ध्यान रखिएगा कि इस स्टैंडर्ड ने क्या क्या प्रोसीजर बता रखी हैं। प्रिंसिपल ऑडिटर को ये भी ध्यान होना चाहिए, भी पता होना चाहिए कि इस स्टैंडर्ड ने ऐसे 600 ने मेरे को क्या क्या प्रोसीजर्स बता रखे कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग, उसको ये भी पता होनी चाहिए। बस ये पॉइंट लिख दिए, कंप्लीट ही होगा ये टॉपिक भी हमारा, सिंपल सा है। अब आ जाओ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म की प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी है, प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी है कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग, वो हम देखने जा रहे हैं। बस ये मेन टॉपिक है इसका। सबसे पहला इसमें देखो कुछ एकदम सिंपल से पॉइंट लिखा है फालतू के। सबसे पहले क्या है कि प्रिंसिपल ऑडिटर नॉर्मली तो क्या करेगा, अदर ऑडिटर के काम पे रिलाई करेगा। मतलब अदर ऑडिटर जो भी काम करके दे रहे हैं ना, प्रिंसिपल ऑडिटर उसके काम पे रिलाई करेगा नॉर्मली तो। लेकिन अब यहाँ पे एक और बात बता दी गई कि प्रिंसिपल ऑडिटर के पास एक राइट और दे रखा है। प्रिंसिपल ऑडिटर को एक राइट दिया गया है। क्या राइट दिया गया है, अगर प्रिंसिपल ऑडिटर चाहे वो ज़्यादा ही भला आदमी है, ज़्यादा ही क्या ईमानदार आदमी, अगर वो चाहे तो क्या कर सकता है, इन कंपोनेंट्स को, जैसे हमारे एग्जांपल में प्रिंसिपल ऑडिटर कौन है, आरएसएस एसेट, तो ये चाहे तो क्या कर सकती है, जो कंपोनेंट है तनिष्क लिमिटेड, टाइटन लिमिटेड, इनको क्या कर सकती है, विजिट कर सकती है। और यहाँ पे इसको कुछ एग्जामिन वगैरह करने हो, रिकॉर्ड्स वगैरह, तो उनको एग्जामिन भी कर सकती है। तो ये बताया गया प्रिंसिपल ऑडिटर क्या कर सकता है, चाहे तो जो कंपोनेंट्स उनको विजिट कर सकता है और वहाँ पे रिकॉर्ड्स वगैरह भी एग्जामिन कर सकता है, ये भी कर सकता है प्रिंसिपल ऑडिटर। अब ये जो पॉइंट है ये एकदम फालतू पॉइंट है, ये जनरली होगा ही नहीं, ये मानो प्रैक्टिकल लाइफ में होगा ही नहीं। क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा, प्रिंसिपल ऑडिटर को अदर ऑडिटर की, जो दूसरे ऑडिटर है, मतलब अदर ऑडिटर मतलब कंपोनेंट के ऑडिटर, उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी कंसीडर करनी है। फिर देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा, लेकिन ये कब करना है, प्रिंसिपल ऑडिटर को ओनली तभी करना है, ओनली इफ अदर ऑडिटर नॉट ए मेंबर ऑफ आईसीआई, कि प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या करना है, कंपोनेंट ऑडिटर की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी चेक करनी है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट है क्या वो बंदा, जो अदर ऑडिटर है वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट है क्या। लेकिन ये कब करना है, ये तभी करना है जब अदर ऑडिटर क्या है, आईसीआई के मेंबर नहीं है, मतलब वो इंडिया के सीए नहीं है, इंडिया के अकॉर्डिंग वो सीए नहीं है, तो उसे चेक करनी है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। तो देखो जैसे हमारे एग्जाम्पल में देखो तनिष्क टाइटन एक तरह से मान लो क्या है, इंडिया की ब्रांच क्या है, देखो इसकी एक ब्रांच है, ये कहाँ है, यूके की ब्रांच, क्या कहाँ की है, यूके की। अब बताओ ये कौन है, सैम, सीपी है, ये कौन है, सीपी, यानी ये इंडिया के अकॉर्डिंग सीए नहीं है, इंडिया के अकॉर्डिंग सीए नहीं है। तो अगर प्रिंसिपल ऑडिटर चाहे तो क्या कर सकता है, इसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस चेक कर सकता है। लेकिन बताओ ये जो सैम है ये भी तो पढ़ के तो बना है प्रोफेशनल अकाउंटेंट, ये तो पढ़ के तो बना है, तो जनरली ये करेगा ही नहीं, जनरली प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस चेक करेगा ही नहीं। लेकिन मान लो कोई ऐसे देश में ब्रांच थी, होल्डिंग कंपनी की कोई ऐसी एकदम खराब देश में ब्रांच थी जैसे पाकिस्तान वगैरह में, तो ऐसे केस में हो सकता है कि प्रिंसिपल ऑडिटर चेक कर ले, लेकिन जनरली करता नहीं है। तो ये भी कंप्लीट हुआ। अब आ गया मेन एडिशनल प्रोसीजर्स, कि प्रिंसिपल ऑडिटर एडिशनल प्रोसीजर्स कौन कौन से करनी होंगी, प्रिंसिपल ऑडिटर को एडिशनल क्या क्या करना होगा। अभी तक तो देखो हमने पढ़ाई क्या है, अभी तक तो क्या क्या लिखा है कि प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या करना है, अदर ऑडिटर के काम पर रिलाई कर लेना है। फिर बोला कि प्रिंसिपल ऑडिटर चाहे तो उसके पास राइट दे रखा है, चाहे तो क्या कर ले, विजिट कर ले और रिकॉर्ड्स वगैरह एग्जामिन कर ले चाहे तो। फिर ये फालतू पॉइंट आया है कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी चेक करनी है। अब आई मेन एडिशनल प्रोसीजर्स, ये करनी पड़ेंगी। लेकिन ये एडिशनल प्रोसीजर्स करनी कितनी है, किस पे डिपेंड करेंगी, आरएमएम पे। याद करो इसने क्या निकाली थी कंपोनेंट्स की, आरएमएम, तो आरएमएम कम हुई तो कम चेकिंग करेगा, आरएमएम ज़्यादा हुई कंपोनेंट्स की तो ज़्यादा चेकिंग करेगा, एडिशनल प्रोसीजर ज़्यादा लगाएगा। सबसे पहले क्या करना है, सफिशिएंट कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, जो भी कंपोनेंट ऑडिटर है, जो भी अदर ऑडिटर है, उनके साथ सफिशिएंट कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, उनके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करना होगा। प्रिंसिपल ऑडिटर को अदर ऑडिटर के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करना होगा। अब आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेट करेगा कैसे, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे बता दिया कोऑर्डिनेट करने का मतलब क्या है। सबसे पहले क्या करना है, सफिशिएंट कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या करना है, अदर ऑडिटर के साथ टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन करते रहना है, चाहे वो ईमेल के जरिए हो, फेस टू फेस हो, कॉल पे हो, क्या करना है, सफिशिएंट कम्युनिकेशन करते रहना है। दूसरा क्या बताया, प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या करना है, टाइम टू टाइम जो अदर ऑडिटर है, कंपोनेंट्स के ऑडिटर, उनको टाइम टू टाइम क्वेश्चनेयर बना के भेजते रहने हैं। क्या भेजते रहना है, क्वेश्चनेयर बना के भेजते रहना है। जैसे प्रिंसिपल ऑडिटर मान लो पूछ ले अदर ऑडिटर से कि जो तेरा कंपोनेंट है उसने ये डिस्क्लोजर क्यों नहीं दे रखा, उसके मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये फलाना डिस्क्लोजर क्यों नहीं दे रखा। इस तरह से क्या कर सकता है, अदर ऑडिटर से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये काम भी किसको करना है, प्रिंसिपल ऑडिटर को करना है। तो ये काम ज़्यादा करना है कम, किस पे डिपेंड करेगा, कंपोनेंट्स की आरएमएम पे। फिर एक और पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा, क्या करना होगा उसे, प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर से क्या कर सकता है, उसके समरी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स और फाइंडिंग्स में मांग सकता है कि अदर ऑडिटर ने, ये बताओ हमारे एग्जाम्पल में अदर ऑडिटर कौन है, एबीसी एसोसिएट्स और ये सीपीए सैम।
तो ये भी तो क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, तो ये भी तो क्या लगा देंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स लगा देंगे। ये भी क्या करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहे होंगे, टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर रहे होंगे। तो प्रिंसिपल ऑडिटर क्या कर सकता है, इन अदर ऑडिटर से इनके ऑडिट प्रोसीजर्स की समरी मांग सकता है। बताओ कि तुमने क्या क्या प्रोसीजर्स लगाई, कहाँ पे कितना टीओसी लगाया, कितनी टीओडी लगाई, इस तरह से उनकी समरी मांग सकता है और उनमें क्या क्या रिजल्ट निकले वो सब देख सकता है। तो इस तरह से क्या होगा, सब्सटेंट कोऑर्डिनेशन। तो इस तरह से क्या करना है, प्रिंसिपल ऑडिटर को अदर ऑडिटर के साथ सब्सटेंट कोऑर्डिनेशन करना है। ये कैसे कैसे होगा, कम्युनिकेशन करके, क्वेश्चनेट्स वगैरह भेज के और उनकी प्रोसीजर्स वगैरह देख के कि अदर ऑडिटर ने क्या प्रोसीजर्स लगाई है, सही प्रोसीजर्स तो लगाई ना, क्या ऐसा तो नहीं कि एकदम ही घटिया प्रोसीजर लगाई है, ये देख के। तो ये हो गया पहला पॉइंट हमारा सफिशिएंट कोऑर्डिनेशन वाला। एक तो ये करना है, सफिशिएंट कोऑर्डिनेशन करना है प्रिंसिपल ऑडिटर को। दूसरा काम क्या करना है इसको, प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा, प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर को बता देगा ऐसे मैटर्स, प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर को ऐसे एरियाज के बारे में बता देगा जहां पे स्पेशल ध्यान देने की नीड है, जहां पे स्पेशल ध्यान देने की नीड है। इसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं समझाने के लिए। मान लो हमारे एग्जाम्पल में प्रिंसिपल ऑडिटर कौन है, आरएससी एसोसिएट्स। आरएससी एसोसिएट्स कौन है, प्रिंसिपल ऑडिटर। ये क्या कर रही है, टाटा लिमिटेड की ऑडिट कर रही है, टाटा लिमिटेड की ऑडिट कर रही है। तो आरएससी एसोसिएट जब टाटा लिमिटेड की ऑडिट कर रही थी ना, तो इसको कुछ स्पेशल एरियाज मिले जहां पे क्या थी, सिग्निफिकेंट रिस्क थी, जहां पे फ्रॉड की रिस्क ज्यादा थी। तो ये आरएससी एसोसिएट्स क्या करेगी, ये जो कंपोनेंट ऑडिटर है एबीसी एसोसिएट्स, सीपीएसएम, इनको भी बता देगी कि ये एरिया तुम क्या करना, ध्यान से चेक कर लेना, ये फलाना एरिया तुम ध्यान से चेक कर लेना, इनमें रिस्क हो सकती है। और एक चीज और बता देगी अबाउट टाइम टेबल फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर को ये भी बता देगा कि तुमको अपनी ऑडिट कब तक कंप्लीट करनी है। क्यों ऐसा क्यों करना होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑडिटर को भी क्या करना है, अपनी ऑडिट कंप्लीट करनी है। अगर मान लो अदर ऑडिटर ही अपना काम टाइम पे कंप्लीट करके नहीं देंगे तो तब तक प्रिंसिपल ऑडिटर अपनी ऑडिट कर ही नहीं सकता। जब तक अदर ऑडिटर अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेते तो तब तक प्रिंसिपल ऑडिटर भी अपनी ऑडिट कंप्लीट कर ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल ऑडिटर को अदर ऑडिटर के काम को यूज करना है। इस कारण से प्रिंसिपल ऑडिटर बता देगा कि तुमको कब तक ऑडिट कंप्लीट करनी है तुम्हारी। अब देखो लास्ट पॉइंट सी, इसको वैसे ये डिटेल में जो पॉइंट है सी, ये आता है हमारे ग्रुप ऑडिट चैप्टर में। देखो क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर को ये भी बताएगा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, ये भी बताएगा। इसका मतलब क्या है, तो ये एग्जांपल से समझ आएगा। देखो यहाँ पे टाटा लिमिटेड की कहाँ पे ब्रांच है, देखो हमारे एग्जांपल में टाटा लिमिटेड की कहाँ पे ब्रांच है, यूके में ब्रांच है। अब बताओ यूके में जो ब्रांच है उसकी अकाउंटिंग हो रही होगी, उसकी अलग अकाउंटिंग हो रही होगी, वहाँ के जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वहाँ के अकॉर्डिंग हो रही होगी। और जो यूके में ब्रांच है उसकी ऑडिट भी कैसे हो रही होगी, वहाँ के अकॉर्डिंग हो रही होगी, वहाँ के इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो जो प्रिंसिपल ऑडिटर है इसको ज्ञान देगा, इसको बताएगा कि हमें कैसे चाहिए, हमें तो जो हमारे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग क्या कर रिपोर्ट बना के दे। तो बता देगा देखो तुम्हारे यहाँ ये डिफरेंस है, तो तू ये सारी बातें और चेक करना। इस तरह से वो रिक्वायरमेंट्स और बता देगा, तो वो सारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स और बता देगा। अब लास्ट में देखो हमने सारी प्रोसीजर देख ली। एडिशनल प्रोसीजर क्या क्या होगी, सफिशिएंट कोऑर्डिनेशन करना है, प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर को वो एरियाज बता देगा जहां पे इसको ज्यादा मेहनत करनी है, और टाइम टेबल बता देगा कि ऑडिट कब तक कंप्लीट करनी है। और अगर अदर ऑडिटर का है कोई विदेशी ऑडिटर है, कोई जो वो अदर ऑडिटर को क्या है विदेशी, कोई विदेशी ऑडिटर है तो उसको ये बता देगा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। फिर देखो यहाँ पे एक नोट और दे रखा है, ये नोट एकदम सिंपल था, क्या प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर से उसके वर्किंग पेपर्स नहीं मांग सकता। ये तो आप जानते हो कि वर्किंग पेपर्स उस ऑडिटर की खुद की प्रॉपर्टी होते हैं। इस कारण से प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर से अदर ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स नहीं मांग सकता। तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसके अंदर कि ऑडिट प्रोसीजर्स प्रिंसिपल ऑडिटर क्या क्या करेगा। अब आओ नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। देखो प्रिंसिपल ऑडिटर क्या कर रहा है, अदर ऑडिटर के काम को यूज कर रहा है, तो क्या प्रिंसिपल ऑडिटर की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो यहाँ पे बोला गया कि प्रिंसिपल ऑडिटर की जो काम अदर ऑडिटर कर रहा है उसके लिए प्रिंसिपल ऑडिटर बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, कि प्रिंसिपल ऑडिटर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। अदर ऑडिटर जो भी काम कर रहे हैं ना उसके लिए प्रिंसिपल ऑडिटर बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन एक केस में प्रिंसिपल ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। कब हो जाएगा, अगर मान लो प्रिंसिपल ऑडिटर को डाउट था किस पर, अदर ऑडिटर पे। अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को पता था, लगता था, उसे डाउट था कि अदर ऑडिटर है वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, अदर ऑडिटर ने एकदम ही गठिया काम करके दिया है, तो प्रिंसिपल ऑडिटर की क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑडिटर भी रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। अगर मान लो प्रिंसिपल ऑडिटर को फिर ढंग से ज्ञान नहीं देता तो प्रिंसिपल ऑडिटर भी रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। फिर आया नेक्स्ट, इसमें एक पॉइंट लिखा, ये भी एकदम इजी सी बात लिखी, क्या प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या करना रहेगा, प्रिंसिपल ऑडिटर क्लियरली स्पेसिफाई करेगा अपनी रिपोर्ट में क्या, अदर मैटर पैराग्राफ में अबाउट डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे ये बोला गया है कि प्रिंसिपल ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट बनाएगा, ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, तो उस रिपोर्ट में प्रिंसिपल ऑडिटर के अदर मैटर पैरा भी देगा। क्या देगा, अदर मैटर पैरा भी देगा, और उसमें साफ साफ लिख देगा, प्रिंसिपल ऑडिटर साफ साफ लिख देगा कि ये जो क्या लिखेगा, बताओ क्या लिखेगा अदर मैटर पैरा में, ये साफ साफ लिखेगा कि ये जो तनिष्क लिमिटेड है, ये जो टाइटन लिमिटेड है, ये जो ब्रांच है, इनकी ऑडिट मैंने नहीं करी। साफ साफ लिख देगा कि तनिष्क लिमिटेड, क्या लिखेगा कि तनिष्क की, टाइटन की और इस ब्रांच की, इन तीनों की ऑडिट मैंने नहीं करी, इनकी ऑडिट अदर ऑडिटर के द्वारा करी गई है, ये भी लिखेगा।
और ये किस तरह से लिखता है, ये बातें लिखता किस तरह से, ये सारी हम डिटेल में ग्रुप ऑडिट वाले चैप्टर में देखते हैं। तो ये भी कंप्लीट हो गया। क्या पढ़ा इसके अंदर हमने कि अदर ऑडिटर के काम के लिए प्रिंसिपल ऑडिटर को रेस्पॉन्सिबल कभी भी नहीं माना जाएगा। लेकिन मान लो प्रिंसिपल ऑडिटर को अच्छे से डाउट था कि अदर ऑडिटर बिल्कुल गंदा काम कर रहा है, फिर भी अगर मान लो प्रिंसिपल ऑडिटर कोई स्टेप नहीं लेता या फिर भी क्या दे देता है, वन मॉडिफाइड ओपिनियन दे देता है, तो फिर बाद में प्रिंसिपल ऑडिटर को भी पकड़ लिया जाएगा। अब आया लास्ट रिपोर्टिंग, कि जब प्रिंसिपल ऑडिटर रिपोर्टिंग करेगा, अपना ओपिनियन वगैरह देगा, तो उसे कैसे ओपिनियन देना है। तो बोला गया कि अगर प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर के काम को यूज नहीं कर पाता या फिर प्रिंसिपल ऑडिटर सबसे एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म भी नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर प्रिंसिपल क्या लिखा है, अगर प्रिंसिपल ऑडिटर एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म भी नहीं कर पाता, तो इसका मतलब थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या थी। देखो एडिशनल प्रोसीजर, तो मान लो प्रिंसिपल ऑडिटर ने क्या करा, अदर ऑडिटर को मेल वगैरह भेजे या कॉल वगैरह करी, लेकिन जो अदर ऑडिटर है ना वो निकले एकदम बदतमीज आदमी, वो मेल वगैरह का रिप्लाई नहीं कर रहा, कॉल पिक नहीं करता, या फिर प्रिंसिपल ऑडिटर क्वेश्चन वगैरह भेजता है तो उनका आंसर नहीं करता। तो अगर ऐसा होता है तो प्रिंसिपल ऑडिटर क्या कर देगा, सीधे क्या दे देगा, मॉडिफाइड ओपिनियन। क्या दे देगा प्रिंसिपल ऑडिटर, मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। और ये स्टैंडर्ड हमारा कंप्लीट हो, एकदम छोटा सा स्टैंडर्ड है, इसको आप कंसल्ट बुक से देख लो। देखो तो बेसिक बता रखे जो मैंने आपको समझाए थे, वही बता रखा सब कुछ। फिर आए फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, किन बातों को ध्यान रखना है, उसे मैटेरियलिटी ऑफ पोर्शन देखना पड़ेगा कि कौन कौन से कंपोनेंट मिलने काम के हैं, कौन कौन से कंपोनेंट में मुझे ध्यान देना है। फिर कंपोनेंट्स की नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्यों लेनी पड़ेगी, ताकि आरएमएम निकाल पाए, जहाँ पे आरएमएम ज्यादा वहाँ पे ज्यादा प्रोसीजर्स करेगा, कम जहाँ पे आरएमएम कम वहाँ पे कम प्रोसीजर्स। फिर से देखना होगा कि इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या प्रोसीजर्स करनी है, एडिशनल प्रोसीजर कौन कौन सी करनी होती है, वो इसे पता होनी चाहिए। फिर आया कि कौन सी प्रोसीजर करेगा, ऑडिट प्रोसीजर्स प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या क्या करनी होती है। तो पहले तो बोल दे कि प्रिंसिपल ऑडिटर क्या कर सकता है, अदर ऑडिटर के काम पर रिलाई कर सकता है, लेकिन प्रिंसिपल ऑडिटर को एक राइट दिया गया है, अगर वो चाहे तो क्या कर सकता है, कंपोनेंट्स को विजिट कर सकता है और वहाँ पे रिकॉर्ड्स वगैरह एग्जामिन कर सकता है। और ये फालतू पॉइंट था, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस वाला। फिर आई एडिशनल प्रोसीजर, एडिशनल क्या क्या करेगा, सफिशिएंट उसे कोऑर्डिनेशन करना है, सफिशिएंट कोऑर्डिनेशन कैसे करेगा, उसे क्या सफिशिएंट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, क्वेश्चनर वगैरह भेजेगा, और क्या करेगा, अदर ऑडिटर से उसके ऑडिट प्रोसीजर्स की समरी वगैरह मांगेगा। और फिर सेकंड पॉइंट क्या था, पहला तो हो गया सफिशिएंट कोऑर्डिनेशन, सेकंड क्या था, अदर ऑडिटर को बता देगा कि ऐसे कौन कौन सी एरियाज है जहाँ पे तेरे को ज्यादा मेहनत करनी है, वो टाइम टेबल बता देगा कि कब तक ऑडिट कंप्लीट करनी है। लास्ट था कि अदर ऑडिटर बाहर का आदमी है तो उसको बता देगा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। फिर लास्ट आ गया कि वर्किंग पेपर्स नहीं मांग सकता। डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, बोला गया कि प्रिंसिपल ऑडिटर की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को डाउट था, सस्पिशन था किस पे, अदर ऑडिटर के काम पे इसको डाउट था, तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑडिटर भी रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। फिर बता देगा कि प्रिंसिपल ऑडिटर क्या देगा, अदर मैटर पैरा भी देगा, जिसमें बता देगा कि जो ये सब्सिडी वगैरह थी, कंपोनेंट्स, उनकी ऑडिट मैंने नहीं करी, वो बता देगा। फिर आई ऑडिट रिपोर्टिंग कैसे करेगा, तो बता दिया इसमें ऑडिटर क्या दे देगा, मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा, कब, जब वो सफिशिएंट एडिशनल प्रोसीजर्स नहीं लगा पाता। तो ये बातें लिखी है, एकदम सिंपल से स्टैंडर्ड है, और सी कैटेगरी थोड़ा स्पीड से करना है इसको। अब ये जो ऑडिट प्रोसीजर्स है ना, इसमें जितने पॉइंट याद हो सके ना उतनी कोशिश करना, ऐसे नहीं कि सारे के सारे याद करो, जितनी हो जाए, क्योंकि सी कैटेगरी है तो गलती से पूछ भी ले तो जितनी याद हो जाए ना उतनी याद कर लेना, और बाकी छोड़ देना, बाकी बस रीड करके छोड़ देना। तो ये स्टैंडर्ड कंप्लीट। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे। नेक्स्ट है ऐसे 610, इसका नाम है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। उधर किसका बताओ, ऐसे 600 में किसका काम यूज कर रहा था ऑडिटर, अनदर ऑडिटर का। मतलब कौन था अनदर ऑडिटर, कंपोनेंट्स के ऑडिटर थे अनदर ऑडिटर। यहाँ पे किसका काम यूज करने जा रहा है, इंटरनल ऑडिटर के काम को। अभी इंटरनल ऑडिटर होता कौन है, ये डिटेल में हम एक तो रेगुलर लेक्चर्स में देखते हैं, और जो अपना इंटरनल ऑडिट चैप्टर है वहाँ पे देखते हैं। तो एक बार थोड़ा सा देख लो कि जो इंटरनल ऑडिटर है, जो इंटरनल ऑडिटर, इसको कौन अपॉइंट करता है, मैनेजमेंट अपॉइंट करता है। इसको कौन अपॉइंट करता है, मैनेजमेंट। और ये बंदा जो इंटरनल ऑडिटर किसके लिए काम करता है, मैनेजमेंट के लिए काम करता है, एंटिटी के लिए काम करता है, उसी को एश्योरेंस देता है। फिर बताया कि जो इंटरनल ऑडिटर है कोई भी बंदा हो सकता है, ऐसे नहीं कि सीए ही होगा, कोई भी हो सकता है, सीए, सीएमई, या और कोई दूसरा बंदा भी हो सकता है। अगर बोर्ड डिसाइड कर लेता है कि हाँ भाई ये अपॉइंट हो सकता है, अगर डायरेक्टर डिसाइड कर लेते हैं एंटिटी के कि हाँ भाई हमको इसको अपॉइंट करना है, तो कोई भी बंदा हो सकता है, कोई भी बंदा। अब देखो हम इसमें सीखने क्या जा रहे हैं, तो ये बता रखा है यहाँ पे सबसे पहले एक्ट पर ऐसे 610 जो एक्सटर्नल ऑडिटर है, जिसको हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी बोल सकते हैं, कि एक्सटर्नल ऑडिटर किस तरह से इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज कर सकता है। तो ऐसे 610 ने दो तरीके बता रखे हैं कि एक एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम को किस तरह से यूज कर सकता है। तो यहाँ पे दो तरीके बता रखे हैं। पहला तरीका क्या है, यूजिंग दी वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर फंक्शन एज एन ऑडिट एविडेंस। पहला तरीका बोल रहा है कि अगर कोई काम इंटरनल ऑडिटर ने पहले से ही कर रखा है, ऑलरेडी परफॉर्म कर रखा है, तो एक्सटर्नल ऑडिटर क्या कर सकता है, उसके काम को यूज कर सकता है। एक तो पहला तरीका ही हो गया।
दूसरा क्या है कि एक्सटर्नल ऑडिटर क्या कर ले, इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस ले ले। दूसरे तरीका का मतलब क्या है कि ऐसा काम जो इंटरनल ऑडिटर ने पहले से नहीं कर रखा, ऐसा काम जो इंटरनल ऑडिटर ने पहले से नहीं कर रखा, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करवा सकता है अपनी डायरेक्शन के अंदर। एक्सटर्नल ऑडिटर अपनी डायरेक्शन के अंदर इंटरनल ऑडिटर से वो काम करवा सकता है, मतलब अपने एम्प्लॉय के रूप में, अपने एक नौकर के रूप में काम करवा सकता है, इस तरह से। तो देखो वैसे जो सेकंड पॉइंट होता है ना, जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं है पॉसिबल, क्योंकि मैनेजमेंट करने ही नहीं देता। क्योंकि बताओ इंटरनल ऑडिटर किसका आदमी होता है, मैनेजमेंट का आदमी होता है। अभी बताया मैनेजमेंट अपॉइंट करता है, तो मैनेजमेंट उसको करने ही नहीं देता, अलाउ नहीं करता, या फिर कई बार इंटरनल ऑडिटर खुद ही मना कर देता है। तो ये होता है तरीका, इस कारण से प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं है वैसे। दूसरा अब देखो पहला टॉपिक मैंने आपको क्या बताया, ऐसे 610 में एक एक्सटर्नल ऑडिटर, ऐसे 610 बताता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर दो तरह से इसके काम को यूज कर सकता है। पहला तरीका क्या था कि इंटरनल ऑडिटर ने जो काम ऑलरेडी कर रखा है उसको यूज कर ले, तो उसको हम सीखने जा रहे हैं कि जो काम इंटरनल ऑडिटर ने पहले से ही कर रखा है उसको यूज कर ले। तो उसमें इसको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सटर्नल ऑडिटर को क्या क्या ध्यान रखना होगा। तो इसमें पहला टॉपिक देखो, पहला टॉपिक क्या है, डिटरमाइनिंग वेदर वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स कैन बी यूज्ड या फिर रिलाई ऑन इंटरनल ऑडिटर्स। मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर ये देखने जा रहा है, एक्सटर्नल ऑडिटर ये देखने जा रहा है कि इंटरनल ऑडिटर ने जो काम ऑलरेडी कर रखा है क्या मैं वो काम यूज कर सकता हूँ, क्या मैं इंटरनल ऑडिटर के ऑलरेडी किए हुए काम पे भरोसा कर सकता हूँ क्या, ये देखने जा रहा है। तो ये कैसे पता लगाएगा, एक एक्सटर्नल ऑडिटर कैसे पता लगाएगा कि इंटरनल ऑडिटर ने जो काम ऑलरेडी कर रखा है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे इसको तीन चीज देखनी होगी, क्या क्या, एक तो इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी देखनी होगी, उसकी कॉम्पिटेंस देखनी होगी, और देखना होगा कि क्या इंटरनल ऑडिटर सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच लगा रहा है या फिर नहीं लगा रहा है। ये तीन चीजें चेक करनी होगी। अब एक एक को समझ लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी। तो इसमें समझो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो इंटरनल ऑडिटर ने जो काम करके दिया है, तो क्या इंटरनल ऑडिटर ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम कर रहा है क्या, मतलब इंटरनल ऑडिटर अनबायस्ड तरीके से काम कर रहा है क्या, वो बिना किसी दबाव में काम कर रहा है क्या। ऐसा तो नहीं कि वो मैनेजमेंट की चाटुकारिता कर रहा हो। तो अगर मैनेजमेंट की चाटुकारिता कर रहा होगा इंटरनल ऑडिटर, तो ऐसे केस में एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के द्वारा किए हुए काम को यूज नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लो इंटरनल ऑडिटर पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम कर रहा है, तो एक्सटर्नल ऑडिटर क्या कर लेगा, इसके काम को यूज कर लेगा। तब पता कैसे लगाएगा कि इंटरनल ऑडिटर ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम कर रहा है या फिर नहीं, पता कैसे लगाएगा, तो बताएगा कि वो क्या देख लेगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस और पॉलिसी प्रोसीजर देख लेगा। क्या क्या देख लेगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस। तो देखो ध्यान से सुनो, ये जो इंटरनल ऑडिटर होता है ना, कौन अपॉइंट करता है, भी मैंने आपको बताया मैनेजमेंट अपॉइंट करता है। और ये इंटरनल ऑडिटर किसके लिए काम करता है, मैनेजमेंट के लिए, एंटिटी के लिए ही काम करता है। तो ये इंटरनल ऑडिटर क्या हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है या फिर एक्सटर्नल बंदा भी हो सकता है। ये इंटरनल ऑडिटर क्या हो सकता है, उस एंटिटी का एम्प्लॉय भी हो सकता है या एक्सटर्नल बंदा भी। तो क्या करेगा, जो एक्सटर्नल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर ये चेक करेगा कि जो इंटरनल ऑडिटर है ये एंटिटी का एम्प्लॉय है या फिर नोट, ये चेक करेगा एम्प्लॉय और नोट। अगर ये मान लो इंटरनल ऑडिटर क्या हुआ, एम्प्लॉय हुआ, तो क्या होगा, इसकी ऑब्जेक्टिविटी कम रहेगी। क्यों कम रहेगी, अगर मान लो इंटरनल ऑडिटर क्या है, इस मैनेजमेंट का एम्प्लॉय, इस एंटिटी का एम्प्लॉय है, तो क्या करेगा, उस एंटिटी की चाटुकारिता करेगा। इस कारण से क्या करेगा, एक्सटर्नल ऑडिटर इसके काम पे विश्वास नहीं करेगा। तो इस कारण से ऑडिटर क्या देखेगा उसका, इस कारण से एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का क्या देखेगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस देखेगा, और उसे पूछ भी लेगा भाई तेरी यहाँ पे क्या क्या रिलेशनशिप है। मान लो इंटरनल ऑडिटर ने उस एंटिटी से लोन वगैरह ले रखा है, तो बताओ क्या करेगा, उस एंटिटी की चाटुकारिता करेगा। तो ऐसे केस में भी उसकी ऑब्जेक्टिविटी कम रहेगी और एक्सटर्नल ऑडिटर्स के काम को यूज नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट देखो, कॉम्पिटेंस। यहाँ पे अब एक्सटर्नल ऑडिटर क्या देखेगा, इंटरनल ऑडिटर की औकात देखेगा, उसकी औकात देखेगा कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैंने आपको बताया इंटरनल ऑडिटर कोई भी बंदा हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो सीए हो, कोई भी बंदा हो सकता है। तो वो देखेगा उसकी औकात क्या है। अगर उसने देखा ये तो बीकॉम पास बंदा है, 12th पास बंदा है और कुछ नहीं आता इसको, तो ऐसे केस में एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है, वेदर इंटरनल ऑडिटर अप्लाइड सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। लास्ट एक्सटर्नल ऑडिटर ये देखेगा क्या इंटरनल ऑडिटर ने सिस्टमैटिक तरीके से काम करा है क्या। इसका मतलब है कि इंटरनल ऑडिटर ने स्टैंडर्ड्स अप्लाई करें क्या। देखो इंटरनल ऑडिट के लिए भी SIA बने हुए हैं, मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट। तो ये देख लेगा क्या उसने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम किया है कि नहीं किया। तो इस तरह से चेक करेगा। तो क्या क्या चेक करेगा, उसकी ऑब्जेक्टिविटी, उसकी औकात, कॉम्पिटेंस, और देखेगा कि उसने सिस्टमैटिक तरीके से काम किया है कि नहीं करा। अगर उसकी ऑब्जेक्टिविटी भी अच्छी है, उसकी औकात भी अच्छी है और उसने सिस्टमैटिक तरीके से भी काम करा है, तो एक्सटर्नल ऑडिटर क्या कर लेगा, इंटरनल ऑडिटर ने जो काम ऑलरेडी कर रखा है उस काम को यूज कर लेगा। अब सेकंड टॉपिक तो एकदम ईजी है। क्या है देखो सेकंड टॉपिक कि एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम को कब यूज नहीं करेगा। बताओ कब यूज नहीं करेगा, कभी यूज नहीं करेगा, जब उसकी ऑब्जेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, जब उसकी औकात अच्छी नहीं होगी, जब वो सिस्टमैटिक तरीके से काम नहीं कर रहा। तो ये बात लिखिए, जब उसकी ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, जब उसकी औकात नहीं है, जब वो सिस्टमैटिक तरीके से काम नहीं कर रहा। ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, सिंपल सा टॉपिक है। अब देखो ये नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है और स्टूडेंट को ये समझ नहीं आता, लेकिन बहुत सिंपल है ये। क्या लिखा है, इन केस ऑफ पर्टिकुलर क्लासेज ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर्स, कि मान लो
इंटरनल ऑडिटर के जिस काम को यूज़ करने जा रहा है ना, एक्सटर्नल ऑडिटर के जिस काम को यूज़ करने जा रहा है, जिस एरिया में उसके काम को यूज़ करने जा रहा है, उस एरिया में क्या है, आरओएमएम भी ज़्यादा है और जजमेंट भी ज़्यादा लग रही है। कि जिस एरिया में एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करने जा रहा है, इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ करने जा रहा है, मतलब जो काम इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, उस एरिया में क्या है, उस एरिया में आरओएमएम भी ज़्यादा है एंड देखो एंड लिखा है एंड जजमेंट भी ज़्यादा है। तो ऐसे केस में एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करेगा, डायरेक्टली परफॉर्म मोर प्रोसीजर। ऐसे केस में एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर पर विश्वास नहीं करेगा, उस पर भरोसा नहीं करेगा, खुद ही क्या करेगा, खुद ही ज़्यादा मेहनत करेगा। कौन से एरिया में, जहां पे आरओएमएम भी ज्यादा है और जहां पे जजमेंट भी ज्यादा है, दोनों चीज होनी चाहिए, आरओएमएम भी ज्यादा, जजमेंट भी ज्यादा। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल लेना ही पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा। जैसे डेटर्स का एग्जांपल लेता हूं। मान लो एक्सटर्नल ऑडिटर ने कैलकुलेट करा आरओएमएम किसका, डेटर्स का, तो उसने देखा डेटर्स का आरओएमएम क्या है, ज्यादा है। एक्सटर्नल ऑडिटर ने देखा कि डेटर्स का आरओएमएम ज्यादा है, लेकिन इसने देखा इस डेटर्स के रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी काम कर रखा है, कि डेटर्स के रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिटर ने क्या कर रखा है, ऑलरेडी काम कर रखा है। जैसे दो काम लेता हूं, पहला काम है मान लो प्रोविजन। देखो डेटर्स के रिगार्डिंग प्रोविजन बनाए जाते हैं, तो एक्सटर्नल ऑडिटर को क्या करना था, ये चेक करना था कि एंटिटी ने जो प्रोविजन बना रखे हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, वो सही है कि नहीं। इसे ये चेक करना था, किसको, एक्सटर्नल ऑडिटर को चेक करना था कि एंटिटी ने जो प्रोविजन बना रखे हैं वो सही है कि नहीं। अब ये जो प्रोविजन थे ना, ये प्रोविजन जो एंटिटी ने बना रखे थे, ये पहले से किसने चेक रखे थे, इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी चेक कर रखे थे। इंटरनल ऑडिटर ने इन प्रोविजन को ऑलरेडी चेक कर रखा था कि ये प्रोविजन सही है कि नहीं। अब बताओ ये जो एरिया है प्रोविजन चेक करना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जजमेंट ज़्यादा लगती है, इस एरिया में क्या होता है, जजमेंट ज़्यादा लगती है। तो ऐसे केस में अब बताओ यहाँ पे क्या रिस्क भी ज़्यादा है और जजमेंट भी ज़्यादा लग रही है, तो इस केस में एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के ऑलरेडी किए हुए काम को यूज़ नहीं करेगा। लेकिन मान लो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, इसी डेटर का एरिया, यहाँ पे क्या चेक करनी थी, एक्सटर्नल ऑडिटर को चेक करनी थी डेटर्स की एजिंग, कि ये जो एंटिटी के डेटर्स हैं वो कितने कितने पुराने हैं। मान लो एंटिटी के 30 डेटर्स हैं, तो कौन सा डेटर कितना पुराना है, ये चेक करना था। लेकिन ये काम ऑलरेडी पहले किसने कर रखा था, इंटरनल ऑडिटर ने पहले ही कर रखा था कि कौन सा डेटा कितना पुराना है, ये चेक कर रखा था उसने कि कौन सा डेटा कितना पुराना है, इसको चेक कर रखा था कि एंटिटी ने सही से बना रखा है कि नहीं बना रखा, एजिंग, डेटर्स एजिंग। अब बताओ जो डेटर्स की एजिंग होती है, क्या इसको चेक करने में क्या जजमेंट ज़्यादा लगती है, क्या बिल्कुल जजमेंट नहीं लगती कि कौन सा डेटर कितना पुराना है, तो इसमें बिल्कुल भी जजमेंट नहीं लगती। अब बताओ डेटर्स के एरिया में क्या रिस्क तो ज़्यादा है, लेकिन जजमेंट क्या लग रही है, जजमेंट बिल्कुल कम लग रही है इस एरिया में। तो ऐसे केस में एक्सटर्नल ऑडिटर क्या कर सकता है, इस इंटरनल ऑडिटर के ऑलरेडी किए हुए काम को यूज़ कर सकता है, इसके इंटरनल ऑडिटर के ऑलरेडी किए हुए काम को यूज़ कर सकता है। तो ये इस पॉइंट का मतलब जो कि स्टूडेंट को बिल्कुल समझ नहीं आता। तो यहाँ पे दोनों क्या होना चाहिए, अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आरओएमएम भी ज़्यादा है और जजमेंट भी ज़्यादा है, तो ऐसे केस में चाहे वो काम इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी कर रखा हो, फिर भी एक्सटर्नल ऑडिटर उसके काम को यूज़ नहीं करेगा, क्या करेगा, खुद ही ज़्यादा मेहनत करेगा। तो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। देखो पहला टॉपिक हमारा क्या था, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, कि एक्सटर्नल ऑडिटर क्या कर ले, इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी जो काम कर रखा है उसको यूज़ कर लिया। अब आ जाओ दूसरा क्या है, यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, जो कि मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल लाइफ में जनरली होता ही नहीं है। क्या इसका मतलब क्या है कि एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करवा ले, एक्सटर्नल ऑडिटर अपनी डायरेक्शंस में इंटरनल ऑडिटर से काम करवा ले, अपनी डायरेक्शन में इंटरनल ऑडिटर से काम करवा ले। अब बताओ जब वो अपनी डायरेक्शन में काम करवाने जा रहा है, तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या करवाने जा रहा है, अपनी डायरेक्शन में काम करवाने जा रहा है, उसको अपने नौकर के रूप में काम करवाने जा रहा है, तो एग्रीमेंट करना पड़ेगा। बताओ एग्रीमेंट किस किस के साथ करेगा, जब एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से अपने एक नौकर के रूप में काम करवाने जा रहा है, तो उसको दो जनों से क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट, एक तो एंटिटी से मतलब मैनेजमेंट से और एक इंटरनल ऑडिटर से, दो जनों से एग्रीमेंट करेगा। अब बताओ एंटिटी से तो क्या एग्रीमेंट करेगा, एंटिटी से तो ये एग्रीमेंट करेगा एक्सटर्नल ऑडिटर की मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं तेरे इंटरनल ऑडिटर को काम में लेने जा रहा हूँ और तू क्या करना, तू बिल्कुल भी मेरे काम में टांग मत अड़ाना। क्या एग्रीमेंट करेगा कि मैं तेरे इंटरनल ऑडिटर को काम में लेने जा रहा हूँ, लेकिन तू क्या मत करना, तू बीच में टांगे मत अड़ाना, जब मैं उसको काम में लूंगा तो बीच में टांगे मत अड़ाना। तो ये एग्रीमेंट करेगा। और किससे करेगा, इंटरनल ऑडिटर से। इसे क्या एग्रीमेंट करेगा, इसको बोलेगा कि जो भी मैं काम तेरे से करवाऊंगा, जो भी मैटर्स, जो भी एरियाज में तेरे से काम करवाऊंगा, जिन भी एरियाज में, उसमें क्या करना है, तेरे को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। मतलब मैं तेरे से जो भी काम करवाऊंगा ना, मैं तेरे से जो भी काम करवाऊंगा वो तेरे को किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करने, ये एग्रीमेंट कर लेगा। कौन कर रहा है एग्रीमेंट, कौन कर रहा है, एक्सटर्नल ऑडिटर कर रहा है। किसके साथ, एक तो एंटिटी के साथ और एक इंटरनल ऑडिटर के साथ, जो कि जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में होंगे ही नहीं, कोई मानेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हो गया एग्रीमेंट। अब आ जाओ सेकंड टॉपिक देखो क्या है, फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क दैट कैन बी असाइंड टू इंटरनल ऑडिटर। कि एक्सटर्नल ऑडिटर को ये देखना है कि मैं इंटरनल ऑडिटर से कौन सा काम करवा सकता हूँ, कितना काम करवाऊँ, तो वो किन बातों पर डिपेंड करेगा। एक्सटर्नल ऑडिटर को ये देखना है कि मैं इंटरनल ऑडिटर से कौन सा काम करवाऊँ, तो किन बातों पर डिपेंड करेगा, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो इसके लिए बताओ एकदम सिंपल पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो देखेगा आरओएमएम,
सबसे पहले एक्सटर्नल ऑडिटर को देखनी होगी आरएमएम। अगर आरएमएम कम है, किसी एरिया में आरएमएम कम है, तो वो क्या करवा सकता है, उस काम को किससे करवा सकता है, इंटरनल ऑडिटर से करवा सकता है। फिर देखेगा जजमेंट इन्वॉल्व, किसी काम में जजमेंट कम लग रही है, जजमेंट क्या लग रही है, कम लग रही है, तो उस काम को किससे करवा सकता है, इंटरनल ऑडिटर से करवा सकता है। फिर क्या देखिएगा, देखो सेम पॉइंट आ गया, कॉम्पिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी। क्या देखिएगा, उस इंटरनल ऑडिटर की कॉम्पिटेंस देखेगा, उसमें ज्ञान है कि नहीं, औकात है कि नहीं, कोई क्वालिफाइड बंदा है कि नहीं। अगर वो बंदा क्वालिफाइड ही नहीं है तो एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से काम नहीं करवाएगा। फिर क्या देखिएगा, उसकी ऑब्जेक्टिविटी, कि वो क्या बिना दबाव के काम करता है क्या। अगर मान लो ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी के साथ ही काम नहीं करता, तो ऐसे केस में एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से अपनी डायरेक्शन में काम नहीं करवाएगा। कब नहीं करवाएगा, अगर वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ ही नहीं काम नहीं करता, कौन, इंटरनल ऑडिटर। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी। बताओ कैसे पता लगाएगा कि इंटरनल ऑडिटर ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करता है कि नहीं करता। अरे इंटरनल ऑडिटर से ही क्या कर लेगा, इंटरनल ऑडिटर से इंक्वायरी कर लेगा और पूछ लेगा क्या तूने इस एंटिटी से कुछ शेयर्स वगैरह ले रखे हैं इस एंटिटी के, या फिर तूने क्या इस एंटिटी से कुछ लोन ले रखा है, या फिर इस एंटिटी में तेरी किसी के साथ रिलेशनशिप है, किसी मैनेजमेंट के लोगों के साथ। ये सारी चीजें पूछ लेगा और पता लगा लेगा कि वो बंदा इंटरनल ऑडिटर है, ये ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करता है या फिर नहीं। अगर ये ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करता है तो इससे काम करवा सकता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम ही नहीं करता तो इससे काम नहीं करवा सकता। और क्या क्या देखना है, आरएमएम और जजमेंट इन्वॉल्व। अगर आरएमएम ज्यादा है तो काम नहीं करवाएगा, जजमेंट इन्वॉल्व ज्यादा है तो इससे काम नहीं करवाएगा। अब आ जाओ थर्ड टॉपिक, ये क्या बोलता है कि ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेज हैं, सर्कमस्टांसेज वेयर इंटरनल ऑडिटर कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो कि एक्सटर्नल ऑडिटर कभी भी इंटरनल ऑडिटर से नहीं करवा सकता। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो कि एक्सटर्नल ऑडिटर कभी भी इंटरनल ऑडिटर से नहीं करवा सकता। तो सबसे पहला बोल दिया, ऐसे एरिया के काम जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट लगती है, ऐसे एरिया जहां पे बहुत ज्यादा जजमेंट लगती है, क्या लगती है, सिग्निफिकेंट जजमेंट लगती है। ऐसे एरिया जहां पे बहुत ज्यादा जजमेंट लगती है। तो ऐसे नहीं बता भी दिया कि ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे जजमेंट बहुत ज्यादा लगती है, और सारे के सारे आपने पढ़ रखे हैं, ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। देखो सबसे पहले आरएमएम कैलकुलेट करना। बताओ आरएमएम कैलकुलेट करना हम कहां पे सीखते हैं, ऐसे 315 में। उसमें आप जानते हो आरएमएम कैसे कैलकुलेट होती है, इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाई कंट्रोल रिस्क। तो आप जानते हो कि इनहेरेंट रिस्क में और कंट्रोल रिस्क कैलकुलेट करने में ऑडिटर को अपनी जजमेंट लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा जजमेंट लगानी पड़ती है। तो ये काम आरएमएम कैलकुलेट करने का काम एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से नहीं करवा सकता, कभी भी नहीं करवा सकता। फिर आया अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कैलकुलेट करना, ऐसे 540 वाले काम। ऐसे 540 में देखा था कि ऑडिटर देखता है कि मैनेजमेंट ने अजम्पशन वगैरह लिए वो सही है कि नहीं, तो इसमें भी बहुत ज्यादा जजमेंट लगती है। तो ये काम भी कभी भी एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से नहीं करवा सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट लगती है। फिर आया गोइंग कंसर्न अजम्पशन, याद करो ऐसे 570 ऑडिटर चेक करता है कि मैनेजमेंट की जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन यूज कर रहा है मैनेजमेंट, वो अप्रोप्रिएट है भी या फिर नहीं। तो उसके लिए कई सारी चीजें देखता है कि मैनेजमेंट ने सारी इवेंट कंसीडर कर लिए, क्या मैनेजमेंट ने कैसा प्लान बनाया है, तो बहुत जजमेंट लगती है। तो ऐसे केस में भी एक्सटर्नल ऑडिटर ये वाला काम इंटरनल ऑडिटर से नहीं करवा सकता। एक और देख लो इसमें एग्जांपल, एडुकेसी ऑफ डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिस्क्लोजर देने होते हैं मैनेजमेंट को, तो कई सारे डिस्क्लोजर देने होते हैं, तो वो डिस्क्लोजर एडुकेट है कि नहीं, वो सारे के सारे डिस्क्लोजर एडुकेट है कि नहीं, सही है कि नहीं, तो वो चेक करना। तो उसमें भी क्या होगा, वो काम भी एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से नहीं करवा सकता, वो काम भी एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से नहीं करवा सकता। तो ये ऐसे एरियाज हैं जहां पे जजमेंट बहुत ज्यादा लगती है। अब आ जाओ इसमें नेक्स्ट पॉइंट, देखो हम कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा, कि ऐसे कौन से काम हैं जो एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से कभी भी नहीं करवा सकता, कभी भी अपनी डायरेक्शन में नहीं करवा सकता। तो एक तो ऐसे हो गए जहां पे जजमेंट बहुत ज्यादा लगती है। फिर देखो सेकंड पॉइंट आपने पहले भी पढ़ा है, जहां पे आरएमएम ज्यादा है और जजमेंट भी ज्यादा लग रहा है। एंड देखो जहां पे आरएमएम भी ज्यादा है जजमेंट भी ज्यादा लग रहा है, तो ऐसे काम भी नहीं करवाएगा। ऊपर वाला तो क्या था, जहां पे जजमेंट बहुत खतरनाक लग रही है, बहुत ही ज्यादा लग रही है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जहां पे रिस्क भी ज्यादा है और जजमेंट भी ज्यादा लग रही है। तो इसमें वही सेम एग्जांपल हमारा ऊपर वाला हो गया जो हमने ऊपर देखे थे डेटर वाले, कि एक तो डेटर की एजिंग क्या करनी है कि वो सही है कि नहीं, और एक देखना उनका प्रोविजन। तो प्रोविजन में तो क्या लगती है, जजमेंट ज्यादा लगती है, तो ऐसा काम नहीं करवा सकता। लेकिन मान लो डेटर की एजिंग क्या करवानी है तो वो क्या करवा सकता है, क्यों, वहां पे जजमेंट कम लगती है। अब देखो सी पॉइंट, ये तो बहुत ही इजी पॉइंट है, ऐसा काम जो इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी कर चुका, ऐसा काम जो इंटरनल ऑडिटर ऑलरेडी कर चुका। जैसे एग्जांपल लूं कि इंटरनल ऑडिटर मान लो ऑलरेडी क्या कर चुका, फिजिकल वेरिफिकेशन कर चुका, ऑलरेडी क्या कर चुका, फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंटरी कर चुका। तो अब एक्सटर्नल ऑडिटर क्या नहीं करवा सकता, वापस से फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवा सकता, किससे, इंटरनल ऑडिटर से वापस से फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता, क्यों, देखो हमने पहला टॉपिक क्या देखा था, पहला टॉपिक क्या था, यूजिंग दी वर्क ऑफ, कि ऐसा काम जो इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी कर रखा है, तो ऐसे केस में एक्सटर्नल ऑडिटर को क्या क्या करना है। तो अगर ऐसा कोई काम है जो इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी कर रखा है, तो ऐसे केस में एक्सटर्नल ऑडिटर को ये सारी प्रोसीजर्स लगानी होंगी। लेकिन अगर ऐसा काम जो इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी नहीं कर रखा, एक्सटर्नल ऑडिटर से क्या करवाना चाहता है, अपनी डायरेक्शन में करवाना चाहता है, तो उस केस में क्या करना होगा वो हमें बता रहे टॉपिक 2। तो इसलिए बोल दिया गया
कि ऐसा काम जो इंटरनल लोडर ने ऑलरेडी कर रखा है उसके लिए एक्सटर्नल लोडर क्या नहीं करवा सकता, वापस से उस काम को एक्सटर्नल लोडर इंटरनल लोडर से नहीं करवा सकता। कि ऐसा काम जो कि इंटरनल लोडर ने ऑलरेडी कर रखा है तो एक्सटर्नल ऑडिटर वापस से उस काम को इंटरनल ऑडिटर से अपनी डायरेक्शन में नहीं करवा सकता। लास्ट पॉइंट, ये किसी स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। क्या? एक्सटर्नल ऑडिटर इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, कौन सा स्टैंडर्ड? ऐसे 610 के अकॉर्डिंग जो भी डिसीजन लेता है ना, वो काम तो एक्सटर्नल ऑडिटर को खुद को ही करने होंगे, वो इंटरनल ऑडिटर से नहीं करवा सकता। तो इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? जैसे एग्जाम्पल लूँ, जैसे यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन में एक्सटर्नल ऑडिटर क्या चेक करता है? इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी चेक करता है, कॉम्पिटेंस चेक करता है, देखता है कि इंटरनल ऑडिटर सिस्टमैटिक अप्रोच लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। तो एक्सटर्नल ऑडिटर ये नहीं बोल सकता इंटरनल ऑडिटर को कि तू खुद ही क्या कर दे, तो खुद ही खुद की ऑब्जेक्टिविटी चेक कर दे, तो खुद ही खुद की औकात चेक कर दे, तो खुद ही बता दे कि तू सिस्टमैटिक अप्रोच लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। तो ऐसा नहीं कर सकता एक्सटर्नल ऑडिटर, ये काम तो एक्सटर्नल ऑडिटर को खुद को ही करने रहेंगे। मतलब इस स्टैंडर्ड में एक्सटर्नल ऑडिटर के जो काम बता रखे हैं वो काम तो एक्सटर्नल ऑडिटर को खुद को ही करने रहेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ कि किन किन सर्कमस्टांसेज में एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से काम नहीं करवा सकता। अब आ जा लास्ट टॉपिक, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एकदम इजी टॉपिक है, वो भी कब? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इफ एक्सटर्नल ऑडिटर यूसेज द इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस। कि अगर एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करता है? इंटरनल ऑडिटर से अपनी डायरेक्शन में काम करवाता है। अगर एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से अपनी डायरेक्शन में काम करवाता है तो वहां पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी? वहां पे वर्किंग पेपर्स की फाइल में क्या क्या आएगा? वहां पे वर्किंग पेपर्स में क्या क्या आएगा? वहां पर एक्सटर्नल ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स में क्या क्या आएगा? तो देखो इसमें कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल पॉइंट लिखा है। जो भी आपने पढ़ा है इस टॉपिक में, कौन सा टॉपिक में? डायरेक्ट असिस्टेंस वाले टॉपिक में। देखो इस सेकंड वाले टॉपिक में जो जो पढ़े ना, वो सारी बातें क्या डालनी है? वर्किंग पेपर में डालनी है। देखो इसमें क्या क्या हुआ था, एक रिटर्न एग्रीमेंट बना था। तो ये जो रिटर्न एग्रीमेंट बना था ना, इसको कहाँ डालना पड़ेगा? इस रिटर्न एग्रीमेंट को एक्सटर्नल ऑडिटर को क्या करना है? अपने वर्किंग पेपर्स में घुसाना है। और क्या करना है? और क्या करना है? देखो एक्सटर्नल ऑडिटर ने क्या करी थी? इसकी कॉम्पिटेंस चेक करी थी, इसकी ऑब्जेक्टिविटी चेक करी थी। तो इसने जो इसकी कॉम्पिटेंस चेक करी थी, ऑब्जेक्टिविटी चेक करी थी, तो ये सारी बातें भी क्या लिखनी है? वर्किंग पेपर्स में लिखनी है। और देखो थोड़ी स्पेशल बातें हैं। अब देखो ये हो गई, रिटर्न एग्रीमेंट घुसा दिया वर्किंग पेपर्स में, जो कॉम्पिटेंस वगैरह चेक करा था, ऑब्जेक्टिविटी चेक करी थी, वो डाल दिया। और देखो क्या डाल दिए? वर्किंग पेपर डाल दिए, जो कि किसने बनाए थे? इंटरनल ऑडिटर ने बनाए थे। वो भी क्या करेगा? अपनी एक्सटर्नल ऑडिटर वो भी क्या करेगा? देखो वो वर्किंग पेपर्स जो कि किसने बनाए थे? इंटरनल ऑडिटर ने बनाए थे। तो इन वर्किंग पेपर्स को भी एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करेगा? अपनी वर्किंग पेपर्स में घुसा देगा। अपनी वर्किंग पेपर्स जो इसने फाइल बना रखी होगी डॉक्यूमेंटेशन, उसके अंदर डाल देगा। आप बोलोगे सर, अब यहाँ पे डाउट आता है कि सर ये वर्किंग पेपर्स तो किसके हैं? इंटरनल ऑडिटर के। तो एक्सटर्नल ऑडिटर इन वर्किंग पेपर्स को अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में कैसे इंक्लूड कर सकता है, कैसे अपनी फाइल में डाल सकता है? तो देखो यहाँ पे ये वर्किंग पेपर्स इंटरनल ऑडिटर के नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ये कौन सा केस है? एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करवा रहा है? इंटरनल ऑडिटर से काम करवा रहा है। एक्सटर्नल ऑडिटर से जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो इंटरनल ऑडिटर से अपने एम्प्लॉय के रूप में काम करवा रहा है। यानी इंटरनल ऑडिटर जो भी काम करके देगा, जो भी वर्किंग पेपर बनाएगा, वो वर्किंग पेपर भी किसके होंगे? एक्सटर्नल ऑडिटर के ही होंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनल ऑडिटर क्या कर रहा है? उसका एक तरह से नौकर के रूप में काम कर रहा है। तो ये जो वर्किंग पेपर बनाएगा वो किसके होंगे? एक्सटर्नल ऑडिटर के होंगे। इस कारण से वर्किंग पेपर को क्या करेगा? अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड करेगा। लास्ट पॉइंट बहुत ईजी है कि हु रिव्यूड द वर्क परफॉर्म्ड। एक्सटर्नल ऑडिटर अपने वर्किंग पेपर में भी लिखेगा कि इंटरनल ऑडिटर के काम को किसने रिव्यू करा। बताओ, इंटरनल ऑडिटर जो काम करके दे रहा है एक्सटर्नल ऑडिटर की डायरेक्शन में, तो उसके काम को कोई रिव्यू भी तो करेगा ना। तो किसने रिव्यू करा? कि भी उसने खुद ने रिव्यू करा, या उसके सीए एम्प्लॉय ने रिव्यू करा, या उसके किसी आर्टिकल ने रिव्यू करा, किसने रिव्यू करा, ये बात लिखनी होगी। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ और इस तरह से ये स्टैंडर्ड भी कंप्लीट हुआ। और ये स्टैंडर्ड हमारा था बी कैटेगरी। तो एक बार इसको कंसेप्ट बुक से देख लो। देखो ये बी कैटेगरी स्टैंडर्ड है ऐसे 610। तो ये तो फालतू बातें लिख रखी हैं। देखो ये वो लिख रखा है जो मैंने आपको चार्ट बनाया था कि एज पर ऐसे 610 एक्सटर्नल ऑडिटर किस तरह से इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज कर सकते हैं। दो तरीके से, एक तो ऑलरेडी किए गए काम को यूज कर ले, या फिर अपनी डायरेक्शन के अंदर काम करवा ले। फिर आया कि ये कैसे पता लगाएगा एक्सटर्नल ऑडिटर की मैं इसके ऑलरेडी किए गए काम को यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। क्या क्या देखेगा? ऑब्जेक्टिविटी देखेगा, कॉम्पिटेंस देखेगा, और देखेगा कि इसने सिस्टमेटिक अप्रोच लगाई कि नहीं लगाई। फिर कब यूज नहीं करेगा? अगर ये ऑब्जेक्टिविटी से काम नहीं कर रहा, कॉम्पिटेंट नहीं है, या फिर सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं लगा रहा। फिर देखो वो नोट आ गया, अगर किसी एरिया में आरओएम भी ज्यादा है और जजमेंट भी ज्यादा है, तो ऐसे केस में एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करेगा? खुद ही ज्यादा प्रोसीजर्स लगाएगा। देखो सारी की सारी बातें वही लिखी हैं और मैंने आपको सारा समझाया। फिर आया कि एक्सटर्नल ऑडिटर की वो वाला केस कि एक्सटर्नल ऑडिटर क्या कर रहा है? अपनी डायरेक्शन में क्या करवा रहा है? इंटरनल ऑडिटर से काम करवा रहा है। तो इसमें एक तो एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, तो वो एग्रीमेंट लिख दिया कि एंटिटी से लेना पड़ेगा और इंटरनल ऑडिटर से, दोनों से एग्रीमेंट करेगा। तो किन फैक्टर्स पे, तो ये कौन से फैक्टर्स होंगे जिसे पता लगाएगा एक्सटर्नल ऑडिटर कि मैं कौन सा काम कर रहा हूँ?
कैसे पता लगाए, वो फैक्टर्स कौन से होंगे। तो जजमेंट देखेगा, वहाँ पे जजमेंट कितना लग रहा है, वहाँ पे आरएमएम कितनी है, और क्या देखेगा, उसकी कॉम्पिटेंस देखेगा, उसकी ऑब्जेक्टिविटी देखेगा। और ऑब्जेक्टिविटी पे थ्रेड्स का कैसे पता लगाएगा, इस ऑब्जेक्टिविटी का कैसे पता लगाएगा, कैसे पता लगाएगा, इंटरनल ऑडिटर से इंक्वायरी करके, इसी से इंक्वायरी कर लेगा कि बता तेरी एंटिटी में क्या क्या इंटरेस्ट है, क्या क्या रिलेशनशिप है, कि तूने इस एंटिटी से कोई लोन वगैरह ले रखा है क्या तू शेयर सेल करता है क्या, या फिर यहाँ पे कोई रिलेटेड पार्टी है क्या, इस तरह से पता लगाएगा। फिर आया कि कौन से केसेज में इंटरनल ऑडिटर का काम को यूज नहीं करेगा, जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट है, जहाँ पे आरएमएम भी ज्यादा है और जजमेंट भी ज्यादा है, दोनों चीजें एंड, यहाँ पे एंड वर्ड यूज है। फिर आया कि ऐसा काम जो कि ऑलरेडी कर रखा है इंटरनल ऑडिटर ने, फिर ऐसा काम जो कि एक्सटर्नल ऑडिटर को इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग खुद को करना पड़ता है, वो काम इंटरनल ऑडिटर से नहीं करवा सकता। फिर आगे लास्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट जजमेंट है इस पूरे टॉपिक के लिए कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेज हैं जहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से काम नहीं करवा सकता। तो इसके लिए आप मेमोरी वर्ड बना लो, लिखो यहाँ पे हिट्स सागर। देखो एच से हो गया आपका हायर एसेट्स आरएमएम, आई से हो गया ऐसा काम जहाँ पे इंटरनल ऑडिटर इन्वॉल्व हो, डी से हो गया डिसीजंस जो कि एक्सटर्नल ऑडिटर को इस ऐसे की रिगार्डिंग लेने पड़ते हैं, ऐसे हो गया सिग्निफिकेंट जजमेंट। फिर देखो सिग्निफिकेंट जजमेंट में कई सारे पॉइंट है, तो इसके लिए हो गया पहला ऐसे सफिशिएंसी ऑफ टैक्स परफॉर्म्ड, ए से हो गया अपना अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, जी से हो गया गोइंग कंसर्न, ए से हो गया एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर और आर से हो गया आरओएमएम। इस तरह से याद कर लेना आप इसको, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, एकदम जल्दी हो जाएगा। तो छोटा सा स्टैंडर्ड है और बी कैटेगरी का स्टैंडर्ड है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, एकदम डिटेल में समझा दिया मैंने आपको। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे जो कि ए कैटेगरी का स्टैंडर्ड है। ऐसे 260 यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, यूजिंग इसका नाम है यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, मतलब ऑडिटर क्या करने जा रहा है, एक्सपर्ट के काम को यूज करने जा रहा है। यहाँ पे डाउट आएगा कि सर हमने एक्सपर्ट का एक प्रोविजन और देखा था, लेकिन कहाँ पे देखा था बताओ, एक्सपर्ट के बारे में आपने एक जगह और पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, SA 500 में, SA 500 में देखा था हमने एक्सपर्ट के बारे में। लेकिन वहाँ पे किसकी बात होती थी, वहाँ पे बात होती थी मैनेजमेंट एक्सपर्ट की, कि मैनेजमेंट का एक्सपर्ट की मैनेजमेंट क्या करता है, खुद एक एक्सपर्ट अपॉइंट करता है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ऑडिटर्स एक्सपर्ट की। अब यहाँ पे डाउट आता है कि सर ऑडिटर अपना एक्सपर्ट कब यूज करता है, तो देखो ऑडिटर दो केस में अपना एक्सपर्ट यूज करता है। कब, या तो मैनेजमेंट ने अपना एक्सपर्ट अपॉइंट ही नहीं कर रखा, कि कब करेगा, जब मैनेजमेंट ने अपना एक्सपर्ट अपॉइंट ही नहीं कर रखा, या फिर दूसरा केस अगर मैनेजमेंट ने अपना एक्सपर्ट अपॉइंट तो कर रखा है लेकिन ऑडिटर को मैनेजमेंट के एक्सपर्ट पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, कि मैनेजमेंट ने अपना एक्सपर्ट अपॉइंट तो कर रखा है लेकिन ऑडिटर को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो ऑडिटर क्या करता है, अपना एक्सपर्ट अपॉइंट करता है। अब इसके काम को यूज कैसे करेगा, एकदम सिंपल सा स्टैंडर्ड है, ये कैटेगरी का स्टैंडर्ड है। तो सबसे पहले वही फालतू बातें, डेफिनेशन एकदम फालतू है, मैंने वैसे पहले ही बता दी थी। एक्सपर्ट होता कौन है, ये वो इंडिविजुअल होता है जो कोई भी एक फील्ड में एक्सपर्टाइज होगा, किसको छोड़ के, अकाउंटिंग ऑडिटिंग। ऐसा क्यों बोला जाता है अकाउंटिंग ऑडिटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग ऑडिटिंग तो सीए ही कर लेते हैं, जो टीम ऑडिट करने जा रही है वही कर लेते हैं, तो वो बाहर से एक्सपर्ट क्यों बुलाएंगे, इस कारण से बोला गया। फिर देखो ये एक्सपर्ट होता कौन है, इंजीनियर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, वैल्यूअर हो सकता है, एक्चुअरी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फिर आप एक चीज बता दी, ये जो ऑडिटर का एक्सपर्ट है ये इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी, ऑडिटर का एक्सपर्ट इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, कि मान लो हो सकता है कि सीए फर्म ने क्या कर रखा हो, अपनी फर्म के अंदर ही एक लॉयर को क्या कर रखा हो, एम्प्लॉय बना रखा हो, क्या कर रखा हो, उसको जॉब दे रखी हो, तो क्या हो गया इंटरनल। या फिर सीए फर्म क्या कर रही हो, मान लो किसी एंटिटी की ऑडिट करने गई है, तो क्या कर लिया इन्होंने, बाहर से अपॉइंट कर लिया, तो क्या हो गया, ये एक्सटर्नल हो गया। यानी ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी। अब आ जाओ पहले टॉपिक पर, ये तो फालतू बातें थी। पहला टॉपिक कि ओपिनियन दैट ऑडिटर कैन ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपर्ट, कि ऑडिटर कौन कौन से काम एक्सपर्ट से करवा सकता है, ऑडिटर कौन कौन से काम एक्सपर्ट से करवा सकता है। तो पहला है एक्चुअल कैलकुलेशन, जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी कैलकुलेट करवानी हो, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी निकाल रखी है एंटिटी ने, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी दिखा रखी है बैलेंस शीट में, तो वो सही है कि नहीं, तो उसको चेक करवाना तो किससे करवा सकते हैं, एक्सपर्ट से। वैल्यूएशंस करवाना हो, फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी हो, लैंड बिल्डिंग की, प्लांट मशीनरी की, या फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें सेट सेक्रेट करते, तो बताओ किस पे दिखाई जाती है, फेयर मार्केट वैल्यू पे, तो उसकी कैलकुलेशन कौन करके देगा, एक्सपर्ट करके देगा, तो ऐसे केस में वो काम करवा सकता है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंटल लायबिलिटीज, मान लो ऑडिटर ने देखा कि जो एंटिटी है जिसमें ऑडिट कर रहा हूँ वो क्या कर रही है, भयंकर रूप से इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है, तो अब इन्वायरमेंट को पोल्यूट करिए तो उस पर क्या आ सकती है, पेनल्टी आ सकती है, लेकिन ऑडिटर को तो कैलकुलेट करनी आती नहीं कि कैसे कितनी पेनल्टी आ सकती है, तो ऑडिटर क्या कर सकता है, एक्सपर्ट की मदद ले सकता है। फिर आया इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, भाई आपने लॉ सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसमें खतरनाक लॉज होते हैं जिनकी लैंग्वेज समझ ही नहीं आती कि लॉ बोलना क्या चाह रहा है, तो उसके लिए ऑडिटर क्या कर सकता है, एक्सपर्ट की मदद ले सकता है। फिर देखो नेक्स्ट भी सेम ही है, कॉम्प्लेक्स टैक्स कॉम्प्लायंस इश्यूज, आप इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ते हो, आप अपनी डीटी सब्जेक्ट में देखते हो, जो टैक्स के प्रोविजन होते हैं कई बहुत खतरनाक प्रोविजन होते हैं, टेक्निकल प्रोविजन होते हैं जो समझ ही नहीं आते, तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या कर सकता है, एक्सपर्ट की मदद ले सकता है।
तो ये कुछ बता रखे ओपिनियंस कि ऐसे ऐसे कुछ एरियाज बता रखे हैं जहाँ पे ऑडिटर क्या कर सकता है, एक्सपर्ट की मदद ले सकता है। और ये जो क्वेश्चन है ऐसे ही पूछ भी लेते हैं टॉपिक कि कौन कौन से एरियाज में मदद ले सकता है। तो एकदम सिंपल सिंपल पॉइंट है, एक्चुअल कैलकुलेशन, वैल्यूएशन के लिए, इन्वायरमेंटल लायबिलिटीज के लिए, लॉज एंड रेगुलेशन की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, या फिर जो टैक्स वगैरह होते हैं कॉम्प्लेक्स उनको वो समझ नहीं आ रही, तो तब यूज कर सकता है। अब आया एग्रीमेंट। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीमेंट विद ऑडिटर्स एक्सपर्ट। अब बोला गया कि ऑडिटर को क्या करना होगा, अपने एक्सपर्ट के साथ एग्रीमेंट भी करना होगा। अब इसमें पहला टॉपिक देखो क्या है, नीड फॉर डिटेल्ड एंड रिटन एग्रीमेंट। तो यहाँ पे बोला गया कि कब ऑडिटर को अपने एक्सपर्ट के साथ डिटेल में एग्रीमेंट करना पड़ेगा, या कब एग्रीमेंट की नीड होगी, ये बता रखा है। कब अपने एक्सपर्ट के साथ डिटेल में एग्रीमेंट करने की नीड होगी, कब नीड होगी। तो एकदम लॉजिकल पॉइंट लिखा गया सबसे पहला कि एक्सपर्ट जो काम कर रहे हैं उससे क्या हो जाएगी, एक्सपर्ट के पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सेस आ जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ऑडिटर जिस एरिया में एक्सपर्ट की मदद लेने जा रहा है, तो ऑडिटर को लग रहा है कि उस एरिया में एक्सपर्ट के पास क्या होगा, एक्सपर्ट के पास एंटिटी की क्या आ जाएगी, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। एक्सपर्ट जब काम करेगा तो उसके पास भी क्या आ जाएगी, एंटिटी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, ऐसे केस में ऑडिटर को इस एक्सपर्ट के साथ गारंटी क्या करना पड़ेगा, डिटेल और रिटर्न एग्रीमेंट करना होगा, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत हो सकती है। क्या करना पड़ेगा, डिटेल और रिटर्न एग्रीमेंट। फिर दूसरा देखो, ये भी एकदम लॉजिकल है कि ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ एक्सपर्ट वर्क, कि अगर मान लो ऑडिटर क्या करने जा रहा है, एक्सपर्ट से बहुत ज्यादा काम कराने जा रहा है, मान लो उससे वैल्यूएशन भी कराने जा रहा है, एक्चुअल कैलकुलेशन भी कराने जा रहा है, इन्वायरमेंटल लायबिलिटीज भी चेक कराने जा रहा है, ऐसे कई सारे काम कराने जा रहा है, तो ऐसे केस में भी डिटेल एग्रीमेंट की नीड होगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर मान लो ऑडिटर ने इसके साथ एग्रीमेंट नहीं करा तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएंगी। हो सकता है कि बाद में एक्सपर्ट नाटक करने लग जाए, ये क्या करने लग जाए, नाटक करने लग जाए, मना कर दे मैं तो ये काम नहीं करूंगा, इस तरह से। फिर देखो थर्ड पॉइंट, ये भी एकदम लॉजिकल, क्या कि ऑडिटर नोट प्रीवियसली यूज्ड द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। की ऑडिटर क्या कर रहा है, ऑडिटर ने जिस एक्सपर्ट को अपॉइंट करा है ना, वो क्या है, वो एक्सपर्ट ऑडिटर ने पहली बार अपॉइंट करा है। मतलब वो आदमी एकदम अनजान आदमी है। तो बताओ क्या किसी अनजान आदमी पे हम भरोसा कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं करते। इस कारण से बोला गया कि अगर कोई अनजान आदमी है, वो एक्सपर्ट अगर अनजान आदमी है, तो ऐसे केस में भी क्या होगी, डिटेल एग्रीमेंट की नीड होगी। फिर आया देखो कि ऑडिटर एक्सपर्ट से जो काम कराने जा रहे हैं ना, वो क्या है, हाईली कॉम्प्लेक्स काम है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक काम है। तो अगर ऐसा काम होगा ना, तो ऐसे में भी डिटेल एग्रीमेंट की नीड होगी। क्यों, ऐसे केस में अच्छे से बताना पड़ेगा ऑडिटर को, एक्सपर्ट को, कि तेरी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, तुझे क्या क्या काम करना होगा और मेरी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, अच्छे से बताना पड़ेगा। कौन से कामों में, जहां पे एक्सपर्ट ऐसा काम करने जा रहा है जो काम क्या है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम है, जिनकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी। तो ऐसे केस में रिटर्न एग्रीमेंट की बहुत ज्यादा नीड होगी। फिर आया नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर, देखो हमारा कौन सा चल रहा है, एग्रीमेंट विद ऑडिटर्स एक्सपर्ट। इसमें हमने देख लिया कि कब डिटेल एग्रीमेंट की नीड होगी। अब आया कंटेंट्स ऑफ एग्रीमेंट। कि एग्रीमेंट में लिखना क्या क्या है, एकदम फालतू सिंपल सी बात है। क्या क्या लिखेगा, नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क, क्या क्या लिखेगा बताओ। एग्रीमेंट करेगा तो लिख के देगा साफ साफ कि भाई देखो क्या क्या काम करना है, देखो क्या क्या काम करना है, देखो इन्वायरमेंटल लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, प्रोविजंस ऑफ ग्रेच्युटी निकालना है, क्या क्या काम करना है वो सारा लिख के देगा। और एग्रीमेंट में लिखेगा कॉन्फिडेंशियलिटी, साफ साफ बोलेगा एक्सपर्ट को कि अगर तेरे पास क्या आ जाती है, काम करते वक्त एंटिटी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो तेरे को उसको क्या करना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है, किसी भी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करना। तो ये लिख के देखा, देखो एकदम लॉजिकल आ गया। ऊपर हमने देखा भी था कि जब एक्सपर्ट के पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसे लगे कि आ सकती है, तो ऐसे केस में डिटेल एग्रीमेंट की नीड होती है। तो ऐसे केस में साफ साफ लिख के देगा कि तेरे को क्या करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है। नेक्स्ट देखो, ये भी एकदम सिंपल है, रेस्पेक्टिव रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। एग्रीमेंट में साफ साफ लिख देगा कि तेरा क्या क्या काम है और मेरा क्या क्या काम है, कि तेरे को क्या क्या काम करने रहेंगे और मेरे को क्या क्या काम करने रहेंगे, जिससे बाद में लड़ाई झगड़े ना हो। और जो लास्ट पॉइंट है, ये एकदम फालतू है, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे, मेल के जरिए करेंगे, कॉल पे कम्युनिकेट करेंगे, या फेस टू फेस कम्युनिकेट करेंगे, वो भी क्या कर लेंगे, एग्रीमेंट में लिख लेंगे। और लास्ट में एक और लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, कि भाई ऑडिटर एग्रीमेंट करेगा किसके साथ, एक्सपर्ट के साथ, कि जो तू अपनी रिपोर्ट बना के देगा, किसकी बात हो रही है, एक्सपर्ट की रिपोर्ट की, जो तू अपनी रिपोर्ट बना के देगा वो हार्ड कॉपी में देगा, पीडीएफ में देगा, कैसे देगा। तो ये फालतू सी बात होगी। इस तरह से होगा कंटेंट्स ऑफ एग्रीमेंट। तो हम हमारे टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, कौन सा, एग्रीमेंट विद ऑडिटर्स एक्सपर्ट। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें भी हमने 2 टॉपिक पढ़े, इसके अंदर भी हमने 2 टॉपिक देखे। कौन कौन से देखे, एक देखा कि कब डिटेल एग्रीमेंट की नीड है, और फिर देखा कंटेंट उसके अंदर क्या क्या आएगा। तो इसमें जो नीड फॉर, ये वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट होता है फिर भी, कि कब डिटेल एग्रीमेंट की नीड है। फिर जो कंटेंट वाला है ये क्या होता है, ओनली रीड, ये ज्यादा काम का नहीं होता। तो आप इसको पढ़ के छोड़ देना स्पीड से। अब आ जाओ, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या, इवैल्यूएटिंग द एडिक्वेसी ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क, या फिर एक्सटेंट ऑफ रिलाई, कि एक्सपर्ट ने जो काम करके दे दिया, एक्सपर्ट ने काम करके दे दिया, तो ऑडिटर ये देखना चाह रहा है क्या मैं एक्सपर्ट के काम पे विश्वास कर लूँ क्या। एक्सपर्ट ने काम करके देख लिया, ऑडिटर ये देखना चाह रहा है कि एक्सपर्ट ने जो काम करा है वो एडुकेट है कि नहीं, एक्सपर्ट का काम भरोसे लायक है कि नहीं, ये देखना चाह रहा है उसका काम एडुकेट है कि नहीं, एक्सपर्ट बंदे का काम भरोसे लायक है कि नहीं। तो कैसे करेगा, तो पहला पॉइंट ये लिखा है,
ऑडिटर इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट वर्क कैसे करेगा, ये सेम टू सेम पॉइंट हमने कहाँ देखे थे, ऐसे 500 में भी देखे थे। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, स्पीड से पढ़ाऊंगा। कैसे देखेगा कि एक्सपर्ट का काम एडिक्वेट है कि नहीं, ये देखेगा ऑडिटर की एक्सपर्ट जो सोर्स डाटा यूज कर रहा है वो सही है कि नहीं, कि भाई जो से कैलकुलेशन करने के लिए बोली गई है एक्सपर्ट को, उसमें जो डाटा यूज कर रहे हैं वही मानो गलत कर रहा हो तो उसका काम एडिक्वेट नहीं होगा। तो ये देखा सोर्स डाटा तो सही है ना, अजम्पशन जो यू ले रहा है वो रीजनेबल तो है ना, ऐसा तो नहीं कि हवा में अजम्पशन ले रहा हो। और अगर ये दोनों सही है तो एक्सपर्ट जो कंक्लूजन निकाल के दे रहा है वो भी क्या होगा, सही होगा। लेकिन ऑडिटर को पता तो चल गया कि एक्सपर्ट ने जो कंक्लूजन दिया वो सही है, लेकिन साथ ही साथ ऑडिटर एक काम और करेगा, क्या देखेगा कि एक्सपर्ट ने जो कैलकुलेशन करके दिया है, और मैंने जो अदर ऑडिट एविडेंस गैदर करे हैं, क्या ये दोनों मेल खा रहे हैं, क्या ये दोनों कंसिस्टेंट है, क्या ये दोनों मेल खा रहे हैं क्या। और अगर ये दोनों मेल खा रहे हैं तो ऑडिटर क्या कर लेगा, एक्सपर्ट के काम पे भरोसा कर लेगा। तो ये हो गया। अब देखो इसमें एक स्पेशल बात और लिख दी जो कि ऐसे 500 में नहीं थी, क्या, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स टू इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट वर्क। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, क्या लिखा है, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स टू इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट वर्क। आप बोलोगे सर एडिक्वेसी तो ऑडिटर ने ऊपर ही देख ली, यहाँ पे देख लें, देखो फर्स्ट टॉपिक यही तो था, ऑडिटर इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट वर्क। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि ऑडिटर इन चीजों को करने के लिए ऑडिटर क्या देख रहा है कि ऑडिटर क्या देखता है, एक्सपर्ट ने जो सोर्स डाटा यूज करा है वो सही है कि नहीं, अजम्पशन जो यूज करी है वो रीजनेबल है कि नहीं। ऑडिटर ये सारी चीजें देखते हैं ना। तो ये सारी चीजें ऑडिटर कैसे पता लगाएगा कि सोर्स डाटा ऑडिटर ने एक्सपर्ट ने जो यूज करा है वो सही है कि नहीं, अजम्पशन यूज करी है वो सही है कि नहीं, कैसे पता लगाएगा, इन स्पेसिफिक प्रोसीजर्स को यूज करके। यहाँ पे जो हम स्पेसिफिक प्रोसीजर देखने जा रहे हैं उनको यूज करके पता लगाएगा। यहाँ पे जो हम स्पेसिफिक प्रोसीजर्स देखने जा रहे हैं वो प्रोसीजर लगा के पता लगाएगा कि एक्सपर्ट ने जो सोर्स डाटा यूज करा है वो सही है कि नहीं, अजम्पशन यूज करी वो सही है कि नहीं। क्या क्या करेगा एक दो बता देता हूँ, सिंपल से हैं। इंक्वायरी, एक्सपर्ट से इंक्वायरी कर लेगा, भाई से पूछेगा कि तूने डाटा यूज करा है तो ये डाटा यूज क्यों किया, तूने ये अजम्पशन यूज करी तो ये अजम्पशन क्यों यूज करी। एक्सपर्ट के क्या कर लेगा, वर्किंग पेपर्स वगैरह देख लेगा। एक्सपर्ट के वर्किंग पेपर, आप बोलोगे सर एक्सपर्ट के वर्किंग पेपर क्यों देख रहा है, बताओ, ये किसका एक्सपर्ट है, ऑडिटर का एक्सपर्ट है, तो ये ऑडिटर के अंडर काम कर रहा है, मतलब ये वर्किंग पेपर भी किसके हुए, ऑडिटर के हुए। इसलिए क्या कर लेगा, उसके वर्किंग पेपर देख लेगा और देख लेगा कि एक्सपर्ट ने कैसे कैसे कैलकुलेशन करी है, उसने कैसे अजम्पशन लिया है, सारी चीज लिखी होगी वर्किंग पेपर में, तो वह सारी चीज देख लेगा। और जैसे उसने वर्किंग पेपर देख लिए तो क्या कर लेगा, खुद भी क्या कर लेगा, कुछ कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर लेगा। मान लो उसने वर्किंग पेपर में कुछ कैलकुलेशन कर रखे तो ऑडिटर भी क्या कर लेगा, वापस से कुछ कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर लेगा, खुद भी कुछ कैलकुलेशन कर लेगा और देख लेगा कि एक्सपर्ट ने जो कैलकुलेशन कर रखी है वो सही से तो कर रखी ना। और क्या कर सकता है, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले सकता है कि एक्सपर्ट ने जो सोर्स डाटा यूज करा है उसके रिगार्डिंग क्या कर लेगा, कि थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले ले कि इसने जो सोर्स डाटा यूज करा है वो सही है कि नहीं। और अब ये देखो, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, और तो एकदम फालतू पॉइंट थे, ऐसे नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है तो बस आपको ये याद करना है। ICAS पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्पेसिफिक प्रोसीजर्स पे, तो 4 to 5 पॉइंट्स आपको याद करनी होंगे। लेकिन लॉजिकल वाइज बोल रहा मैं कि ये जो पॉइंट है, जी पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समझने के पर्पज से सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा है कि वैन फाइंडिंग या फिर कंक्लूजन बोल दो, वैन कंक्लूजन ऑफ एक्सपर्ट नॉट कंसिस्टेंट विद अदर ऑडिट एविडेंस। अब देखो पर हमने क्या देखा था कि ऑडिटर क्या करता है, सोर्स डाटा यूज कर वैसे ही है क्या, अजम्पशन यूज कर वैसे ही है क्या। और फिर ये देख लेते हैं कि एक्सपर्ट का जो कंक्लूजन आया है वो अदर ऑडिट एविडेंस से मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा। तो मेल खाता है तो ऑडिटर डायरेक्टली क्या कर लेता है, एक्सपर्ट पे विश्वास कर लेता है। लेकिन मान लो एक्सपर्ट ने जो कंक्लूजन निकाल के दिया वो अदर ऑडिट एविडेंस से मेल नहीं खाता, तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या करेगा, ऐसे केस में ऑडिटर सीधे ये नहीं बोल देगा, ऑडिटर डायरेक्टली ये नहीं बोल देगा कि मैं एक्सपर्ट पे विश्वास नहीं करूंगा, मैं एक्सपर्ट के काम पे विश्वास नहीं करूंगा, डायरेक्टली ये नहीं बोलेगा। ऑडिटर सबसे पहले क्या करेगा, अगर मान लो अदर ऑडिट एविडेंस से मेल नहीं खा रहे एक्सपर्ट के कंक्लूजन, तो ऑडिटर क्या करेगा, अनदर एक्सपर्ट के पास जाएगा और उससे डिस्कस करेगा कि ये इनकंसिस्टेंसी कैसे आई। ऑडिटर क्या करेगा, अनदर एक्सपर्ट से पूछेगा कि इनकंसिस्टेंसी क्यों आई। अगर ये बोलता है कि अनदर एक्सपर्ट ही बोलता है कि जो एक्सपर्ट है, जो तुमने पहले एक्सपर्ट अपॉइंट करा था उसने एकदम सही काम करके दिया है, तो ऑडिटर क्या कर लेगा, एक्सपर्ट के काम पे विश्वास कर लेगा। इस तरह से होगा। तो ये भी हमने देख लिया कि ऑडिटर कैसे चेक करेगा कि एक्सपर्ट ने जो काम करके दिया है वो एडिक्वेट है कि नहीं। और इसमें फिर हमने स्पेसिफिक प्रोसीजर्स और देखी, ये स्पेसिफिक प्रोसीजर क्यों लगा रहा है ऑडिटर, ताकि ये सारी चीजें चेक कर पाए कि सोर्स डाटा है वो सही है कि नहीं, अजम्पशन यूज करें वो सही है कि नहीं। इस कारण से स्पेसिफिक प्रोसीजर्स लगाता है। अब आ जाओ इसी टॉपिक में एक नेक्स्ट टॉपिक आया, क्या, इफ एक्सपर्ट वर्क नॉट एडुकेट देन ऑडिटर क्या करेगा। अब ऑडिटर ने देखा, ऊपर वाली सारी प्रोसीजर्स लगा ली ऑडिटर ने। अब ऑडिटर ने देखा कि एक्सपर्ट का काम बिल्कुल भी एडुकेट नहीं है, एक्सपर्ट का काम क्या नहीं है, एडुकेट नहीं है, एक्सपर्ट का काम पे ऑडिटर भरोसा नहीं कर रहा, तो ऑडिटर क्या करेगा। तो यहाँ पे दो केस है। पहला केस देखो कब है कि अगर मान लो ऑडिटर को लगा कि एक्सपर्ट ने जो काम करके दिया ना उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, ऑडिटर को लगा कि एक्सपर्ट ने जो काम करके दिया है उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, तो ऑडिटर क्या करेगा, उस एक्सपर्ट के साथ जाके एग्रीमेंट करेगा, उसको बोलेगा कि तू ये काम और करके दे, फर्दर वर्क टू बी परफॉर्म्ड, उसको एडिशनल वर्क बता देगा। अगर ऑडिटर को लगता है, देखो ऑडिटर क्या नहीं कर रहा था, एक्सपर्ट के वर्क को ऑडिटर ने देखा कि एक्सपर्ट ने जो काम करके दिया है वो बिल्कुल भी एडुकेट नहीं है, ऑडिटर ने देखा एक्सपर्ट ने जो काम करके दिया है वो एडुकेट नहीं है,
तो अगर ऑडिटर को लगता है कि उसने थोड़ी बहुत गड़बड़ी करी है, अगर ऑडिटर को लगता है कि एक्सपर्ट ने थोड़ी बहुत गड़बड़ी करी है, तो ऑडिटर क्या करेगा, एक्सपर्ट के साथ एग्रीमेंट करेगा, उसको बोलेगा कि ये एडिशनल काम और करके दे, तूने ये जो गड़बड़ी करी इनको सही करके और दे दे। लेकिन मान लो और लिखा है, अगर ऑडिटर को लगता है कि एक्सपर्ट ने जो काम करा है ना वो बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है, उसने तो एकदम ही हवा में काम करा है, सारे काम गलत करे हैं, तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या करेगा, ऐसे केस में ऑडिटर बिल्कुल भी एक्सपर्ट पे भरोसा नहीं करेगा। ऐसे केस में ऑडिटर एक्सपर्ट पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगा और क्या करेगा, खुद ही क्या करेगा, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा। खुद ही क्या करेगा, ऑडिट एविडेंस लेने के लिए क्या करेगा, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा। इस तरह से काम करेगा ऑडिटर। अब ऑडिटर ने ये सारे काम करे, ऑडिटर ने सारे काम करे, ऑडिटर को पता लगा कि एक्सपर्ट का काम क्या है, बिल्कुल भी एडुकेट नहीं है, और एडिशनल प्रोसीजर लगाने के बाद भी देखो ऑडिटर क्या लगाता है, एडिशनल प्रोसीजर। ऑडिटर ने देखा कि एडिशनल प्रोसीजर लगाने के बाद भी मेरे को ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पा रही, कि ऑडिटर ने देखा कि एक्सपर्ट का काम एडुकेट नहीं था और एडिशनल प्रोसीजर लगाने के बाद भी मुझको ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पा रहे, तो बताओ ऑडिटर क्या करेगा। जब ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिल पाते तो ऑडिटर क्या दे देता है, मॉडिफाइड ओपिनियन दे देता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, ऑडिटर क्या दे देगा, मॉडिफाइड ओपिनियन। अब आजा लास्ट टॉपिक पे, एकदम सिंपल सा टॉपिक है, द रेफरेंस ऑफ वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट इन ऑडिटर रिपोर्ट। कि ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट बनाएगा तो क्या वो एक्सपर्ट के काम को रेफर कर सकता है क्या, कि एक्सपर्ट ने जो काम किया है उसको रेफर कर सकता है क्या, ये हम सीखने जा रहे हैं। तो बोला गया यहाँ पर पहला केस कि अगर ऑडिटर क्या देता है, अगर ऑडिटर मान लो एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अनमोडिफाइड ओपिनियन देता है, कौन सा ओपिनियन, अनमोडिफाइड यानी क्लियर ओपिनियन देता है, एकदम क्लीन ओपिनियन, तो ऐसे केस में ऑडिटर को एक्सपर्ट के काम को रेफर नहीं करना। ऐसे केस में ऑडिटर को एक्सपर्ट के काम को रेफर नहीं करना। हाँ, अगर मान लो लो की रिक्वायरमेंट है, लो ही बोलता है, लॉज एंड रेगुलेशन ही बोलते हैं ऑडिटर को कि तेरे को रेफर करना पड़ेगा, तो रेफर करेगा, वरना ऑडिटर को एक्सपर्ट के काम को रेफर नहीं करना। अब आ जाओ दूसरा केस, ये क्या बोलता है कि अगर ऑडिटर ने क्या करा है, अगर ऑडिटर ने एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दिया है, मॉडिफाइड ओपिनियन दिए हैं, और वो भी क्यों दिए हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन भी क्यों दिए हैं, एक्सपर्ट के काम के कारण दिए हैं। मतलब उस एरिया में दिए हैं या उस आइटम से रिलेटेड दिए हैं जिसमें एक्सपर्ट ने काम करके दिया था। अब आप बोलोगे सर समझ नहीं आ रहा, तो इसके लिए एग्जांपल लेना जरूरी है। मान लो एंटिटी ने बैलेंस शीट में दिखा रखा था प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी दिखा रखा था कितना, 10 लाख। एंटिटी ने बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी दिखा रखा था कितना, 10 लाख। यही काम एक्सपर्ट ने भी करके दिया, यही काम एक्सपर्ट ने भी करा, उसने भी क्या निकाला, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। अब एक्सपर्ट ने जो कैलकुलेशन करी ना वो उसने करी 20 लाख की। एक्सपर्ट ने कितनी कैलकुलेशन करी, 20 लाख की। ऑडिटर ने सारी चीज चेक कर ली थी कि जो एक्सपर्ट ने जो कैलकुलेशन करके दिया उसमें सोर्स डाटा भी सही यूज करा है, उसने एजम्पशन भी सही लिया है, तो ऑडिटर क्या कर रहा था, इसके काम पे रिलाई भी करा था। तो ऑडिटर गया किसके पास, भाग के मैनेजमेंट के पास गया, टीसीडब्ल्यू के पास गया, उसको बोला कि देखो तुमने जो 10 लाख दिखा रखा है गलत दिखा रहा है, इसको सही कर दो। लेकिन इन्होंने सही नहीं करा, इन्होंने इस अमाउंट को सही नहीं करा अपनी बैलेंस शीट में, तो ऑडिटर ने क्या दे दिया, मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया। तो ऑडिटर ने क्या दे दिया बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडिफाइड ओपिनियन। लेकिन ये मॉडिफाइड ओपिनियन क्यों दिया, इस प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी पे क्यों दिया, इस प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी के कारण। और इस प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी बताओ किसने काम किया था, एक्सपर्ट के काम के कारण दिया। ऑडिटर ने क्यों दिया मॉडिफाइड ओपिनियन, एक्सपर्ट के काम के कारण दिया, क्योंकि एक्सपर्ट ने बताया था ऑडिटर को कि यहाँ पे प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी कितनी है, 20 लाख। तो अगर ऐसा होता है तो ऑडिटर क्या कर सकता है, एक्सपर्ट के काम को रेफर कर सकता है। कि अगर ऑडिटर क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मॉडिफाइड ओपिनियन देता है, वो भी क्यों, एक्सपर्ट के काम के कारण, तो ऑडिटर क्या कर सकता है, एक्सपर्ट के काम को रेफर कर सकता है। लेकिन अगर मान लो ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या देता है, मॉडिफाइड ओपिनियन देता है, और वो एक्सपर्ट के काम के कारण नहीं देता, तो ऑडिटर क्या नहीं करेगा, तो ऑडिटर एक्सपर्ट के काम को रेफर नहीं करेगा। बस ये है टॉपिक। अब यहाँ पे एक नोट और दे दिया, नोट देख लो, नोट दे दिया क्या, कि अगर मान लो ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर एक्सपर्ट के काम को रेफर करता है, ऑडिटर क्या करता है, एक्सपर्ट के काम को रेफर करता है, तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में ये भी बताएगा, उसको ये भी इंडिकेट करना होगा कि इससे मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही। अगर ऑडिटर क्या करता है, अपनी रिपोर्ट में एक्सपर्ट के काम को रेफर करता है, तो वो साफ साफ यूजर्स को ये भी बता देगा, अपनी रिपोर्ट में ये भी बता देगा कि एक्सपर्ट के काम के कारण, कि एक्सपर्ट जो काम करे उससे मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही। कि अगर मान लो एक्सपर्ट ने काम गलत किया होगा तो मुझे पकड़ा जाएगा, एक्सपर्ट को नहीं, उसमें मैं पकड़ा जाऊंगा, ये बता देगा। बस, तो ये स्टैंडर्ड भी कंप्लीट हुआ। कितना छोटा सा स्टैंडर्ड है, कितना सिंपल स्टैंडर्ड है, लेकिन स्टूडेंट को समझ नहीं आता, इस कारण से उनको याद करने में भी टाइम लगता है। तो अब आ जाओ कंसेप्ट बुक से भी देख लो। ये कैटेगरी का स्टैंडर्ड है, अच्छे से कर लेना। यहाँ पे देखो वही डेफिनेशन वगैरह लिख दी, एकदम स्पीड से पढ़ना। फिर आया ये काम का है, देखो क्योंकि ऐसे पूछते रहते हैं टाइप ऑफ रिपोर्ट, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ इस लैंग्वेज पे पूछ सकता है, कोई भी लैंग्वेज पे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ये याद करना होगा कौन कौन से ओपिनियन ले सकता है। वैल्यूएशन करवाना हो, एक्चुअल कैलकुलेशन करवानी हो, इन्वायरमेंटल लायबिलिटी कैलकुलेट करवानी हो, लॉज एंड रेगुलेशन का इंटरप्रिटेशन करना हो, या फिर कॉम्प्लेक्स टैक्स कॉम्प्लाइंस इश्यूज है वो उनको क्या करवाना हो। फिर एग्रीमेंट करना पड़ता है, तो कब कब एग्रीमेंट की नीड होती है ये मैंने बता दिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा वाला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेंट्स ऑफ एग्रीमेंट। इसको कैसे याद कर लेना, इसका देखो मैं आपको मेमोरी वर्ड बना देता हूँ, मैसेज नोट। इसका मेमोरी वर्ड बना लो, मैसेज नोट। देखो
इसका मेमोरी वर्ड। एम से हो गया अपना क्या, मैटर, कि ऐसे ऐसे मैटर जहाँ हाईली कॉम्प्लेक्स, अगर एक्सपर्ट कौन सा काम कर रहा है, हाईली कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है, तो वहाँ पे डिटेल एग्रीमेंट की नीड होगी। फिर आया अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आ जाती है, अगर एक्सपर्ट के पास क्या जाती है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आ रही है एंटिटी की, तो ऐसे केस में डिटेल एग्रीमेंट की नीड होगी। जी से फिर क्या आया, अगर वोटर ज़्यादा काम कर रहा है एक्सपर्ट से, तो डिटेल एग्रीमेंट की नीड होगी। और फिर आया लास्ट नोट, कि अगर वोटर क्या कर रहा है, पहली बार यूज कर रहा है वोटर एक्सपर्ट के काम को, तो वहाँ पे डिटेल एग्रीमेंट की नीड होगी। फिर आए कंटेंट, बस रीड कर लेना, ऐसे नहीं कि छोड़ी दो, रीड जरूर कर जाना स्पीड से, क्योंकि पढ़ते याद हो जाएंगे, तो ऐसे पॉइंट है, बस रीड कर जाना स्पीड से। गलती से पूछ ले तो आपको एक दो पॉइंट तो याद आ ही जाए। नेक्स्ट आ गया कि क्या ऑडिटर एक्सपर्ट के द्वारा किए गए काम पर रिलाई कर सकता है क्या, तो वही आ गया। देखो क्या देखेगा, तो डाटा देखेगा कि ये सही है कि नहीं, रेलिवेंट है कि नहीं, अजम्पशन देखेगा रेलिवेंट है कि नहीं। फिर क्या देखेगा, कंक्लूजन वगैरह देखेगा कि रेलिवेंट है कि नहीं, जो कंक्लूजन आए हैं वो रेलिवेंट है कि नहीं। और एक चीज़ और देखेगा कि कंसिस्टेंट है कि नहीं अदर एविडेंस के साथ, लास्ट में ये भी देख लेगा। फिर स्पेसिफिक प्रोसीजर क्या लगाएगा, स्पेसिफिक प्रोसीजर क्या क्या लगाएगा, इंक्वायरी करेगा, एक्सपर्ट के वर्किंग पेपर देख लेगा, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले लेगा, खुद कुछ कैलकुलेशन कर लेगा, और कंसिस्टेंट नहीं होते, अगर मान लो कंक्लूजन उसके कंसिस्टेंट नहीं होते, तो अदर एक्सपर्ट से भी क्या कर लेगा, डिस्कशन। तो इसमें आप क्या करना, इसमें एनी 4 to 5 पॉइंट्स लर्न कर लेना बस। इसमें मेमोरी वर्ड नहीं बनवा रहा, क्यों नहीं बनवा रहा, क्योंकि इनकी लैंग्वेज एकदम ईजी है, सिंपल सिंपल से पॉइंट है, पढ़ते ही याद हो जाएंगे, वन वर्ड के पॉइंट है ये, तो पढ़ते ही याद होंगे। फिर आ गया कि अगर उसको वोटर को एक्सपर्ट का काम एडुकेट नहीं लगता तो क्या क्या करेगा, अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ी मिलती है तो एक्स्ट्रा काम करने के लिए बोल देगा, ज़्यादा गड़बड़ी लगती है तो वोटर क्या करेगा, खुद ही एडिशनल प्रोसीजर लगाएगा। लेकिन मान लो एडिशनल प्रोसीजर लगाने के बाद भी वोटर को एविडेंस नहीं मिलते, तो वोटर क्या दे देगा, मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। देखो वही बातें लिखी हैं, और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ नेक्स्ट लास्ट, रेफरेंस। क्या वोटर अपनी रिपोर्ट में वोटर के काम, एक्सपर्ट के काम को रेफर कर सकता है क्या, अगर अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहा है तो नहीं करेगा, मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है तो रेफर कर सकता है। और साथ ही साथ एक बात तो लिख देगा अपनी रिपोर्ट में, ये बात भी लिख देगा कि इससे मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही। तो देखो ये स्टैंडर्ड हमारा कंप्लीट हुआ, छोटा सा स्टैंडर्ड है और है एक कैटेगरी का। तो हमने आज 3 स्टैंडर्ड्स कंप्लीट कर लिए, ऐसे 600, 610 और 620। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।